हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएचयू वाले प्लेटफॉर्म पे आपके लिए बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज जो है कि ला दी गई है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ये जो फ्री टेस्ट सीरीज है उसे आप यूज कर सके और अपने अच्छे मार्क्स ला सके, जेआरएफ नेट क्वालिफाई कर सके। तो ये टेस्ट सीरीज में इसी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। वीडियो में जैसा कि बताया गया था आपको कि इसी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस, जितने भी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में हिस्ट्री के जितने भी पीवाईक्यूज हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के, वो कराए जाएंगे। तो इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम करेंगे जो अभी 2024 दिसंबर का जो पेपर जनवरी में हुआ था। ये जनवरी में 10 जनवरी को एग्जाम हुआ था और ये फर्स्ट शिफ्ट में था, यानी कि एक ही शिफ्ट में सबका एग्जाम था। तो इसी का हम लोग आज देखेंगे एनालिसिस। फर्स्ट पेपर का वीडियो जा चुका है तो आप उसको देख चुके हैं कि फर्स्ट पेपर जो 50 क्वेश्चन थे उसका हमने आपको आंसर करा दिया है। तो आज हम लोग सेकेंड पेपर देखेंगे। चलिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बीएच वाले ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको समय समय में सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। वेट, तो आज हम लोग सेकंड पेपर देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 21 से लेके 25 तक, 50 तक जो क्वेश्चंस होते हैं वो फर्स्ट पेपर के हैं। ठीक है, ये सारे फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन ये करा दिए गए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ से हमारा हिस्ट्री का पेपर स्टार्ट होता है। यूजीसी नेट हिस्ट्री का पेपर स्टार्ट होता है 51 नंबर क्वेश्चन से। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो है द बहमनीज ऑफ द दक्कन पुस्तक के लेखक कौन थे। ठीक है, ये पुस्तक यानी कि बुक है, बुक का ऑथर कौन है ये पूछा जा रहा है। इसमें एएस अल्तेकर है, लेस्ली होर है, एम पांडुरंगा राव है, हारून खान शेरवानी है। पूछा जा रहा है इसकी बुक के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक है वो है हारून खान शेरवानी की। और एक पुस्तक है महमूद गवा द ग्रेट बहमनीस द ग्रेट बहमनी वजीर। ये भी हारून खान शेरवानी की बुक है। ठीक है, तो इस बार जैसे पीजी में आपने देखा कि बहुत सारे ऑथर्स के नाम बिल्कुल अलग, काफ़ी अलग अलग जो लेटेस्ट ऑथर हैं, काफ़ी फेमस है, उनके भी बुक्स पूछ दिए थे। इसलिए जितना हो सके बुक ऑथर को आप किसी को भी इग्नोर नहीं करेंगे, जितना हो सके याद करेंगे आप। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैचिंग से क्वेश्चन है ये, और ये है कि राम वर्मा, वारिस शाह हो गए, शाह अब्दुल लतीफ, दयाराम, ये लोग जो है कि सिंधी, गुजराती, मलयालम, पंजाबी किस सेक्ट से मतलब है, कौन सा इनका है, ये आपका पिछली बार भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें जो सही आंसर होगा, राम वर्मा की अगर बात करेंगे तो वो मलयालम होंगे, वारिस साहब पंजाबी, अब्दुल लतीफ की बात करेंगे अगर हम तो वो होंगे आपके सिंधी, और दयाराम गुजराती। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा थर्ड, 3412। ओके, चलिए इसको आपको याद करना होगा, ऐसे क्वेश्चन आपको रटने पड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 53 भी आप देखेंगे, ये भी मैचिंग से क्वेश्चन है, और यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए गए हैं, उनको क्या कहा जाता है ये चीज दी हुई है। ठीक है, ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, हिंदी में भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दिया है लिस्ट वन में देखेंगे, द लोअर कैटेगरी ऑफ द ऑफिशियल अमॉन्ग द पुलिसिया, इन्हें क्या कहा जाता था, हार्श मेजर टू रेप्लिनिस द ट्रेजरी ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, यानी कि जब आपातकालीन में कोषागार की पूर्ति होती थी तो उनको क्या कहा जाता था। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ स्कूलिंग ऑफिसर ऑन टूर अंडर द मौर्य, यानी कि जब मौर्य मौर्य काल में ऑफिसर्स को दौरे पे भेजा जाता था उन्हें क्या कहा जाता था, द कुमाराज एसोसिएटेड विथ मनीमेडिस। ठीक है, मनीमेडिस, जब उनको कुमाराज को वहां पे नियुक्त किया जाता था उन्हें क्या कहा जाता था। ये क्वेश्चन है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको बस कुछ टर्म्स को आपको याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे द लोअर कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल अमॉन्ग द पुलिसिया, इन्हें हम कहते थे आपका, ये होगा गेव्या। ओके, हाउस मेजर टू रिप्लेस द ट्रेजरी ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, जो कोषागार आपातकालीन में कोषागार को भरा जाता था उसे कहा जाता था आपका प्राणन क्रिया। ठीक है, प्राण क्रिया कहा जाता था। और जो दौरे पे भेजा जाता था अधिकारियों को उसे अनुशाम्यान कहा जाता था, और कुमार को जो नियुक्त किया जाता था उसे सांब कहा जाता था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपका, थर्ड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें,
वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य के रूप में स्थान पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ठीक है, ये क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि जो वायसराय की परिषद होती थी, काउंसिल होती थी, उसमें पहले भारतीय कौन थे जिन्हें एक विधि सदस्य के रूप में, लॉ मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ये है आपके एसपी सिन्हा, यानी कि सत्येंद्र प्रताप सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इनका पूरा नाम है। ठीक है, और इन्हें पहला भारतीय थे जो विधि सदस्य के रूप में नियुक्त हुए थे, और ये हुए थे मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत। 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था अधिनियम, आपको पता होगा मार्ले मिंटो। मार्ले उस समय क्या थे आपके? मार्ले राज्य सचिव थे, याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, जो पहला नाम होता था राज्य सचिव का होता था, मिंटो क्या थे? वायसराय थे। ठीक है, वायसराय थे। और 1909 का जो अधिनियम पारित था, उसी के अंतर्गत पहले भारतीय सदस्य के रूप में कौन थे? एसपी सिन्हा नियुक्त हुए थे। अगर एक्ट की बात करें, चार्टर एक्ट की, तो 1833 में देखेंगे मैकाले विधि सदस्य के रूप में वायसराय की परिषद में आएंगे। ठीक है, मैकाले जो आपको पता है, मैकाले मिनट लाए थे, वही इसी 33 में विधि सदस्य के रूप में पहले नियुक्त होंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए, यहाँ पे अगर भारतीय नहीं होता तो मैकाले, अगर आंसर रहता, मैकाले ऑप्शन में रहता तो मैकाले सही होता। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस वर्ष में बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित हुआ था? आपको बहुत अच्छी तरीके से आनंद मठ याद होगा। अभी जितने भी पीवाईक्यूज हमने पीजी के दौरान कराए थे, इसमें बहुत बार जिक्र कराया हमने कि ये किस पे है, किस पे वर्णित है। बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रमुख रचनाएं भी आपको बताए थे, तो याद रखिएगा। ये कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है 1880, 1881, उसके बाद 1882 और 1883। तो कब हुआ था ये? 1882 ईस्वी में। ठीक है, 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी जो है कि इनका जो उपन्यास है आनंद मठ प्रकाशित हुआ था। ये जो आनंद मठ है, इसकी भाषा क्या है? बंगाली है, याद रखिएगा, बंगाली। और इसी में वंदे मातरम, वंदे मातरम इन्हीं के द्वारा रचित है, वंदे मातरम। और ये हमारा क्या है? राष्ट्रगीत है। ठीक है, राष्ट्रगीत है। और ये आनंद मठ किस पे आधारित है? तो ये आनंद मठ सन्यासी विद्रोह, ठीक है, सन्यासी विद्रोह पे आधारित है, जो कहाँ पे हुआ था? आपके बंगाल में हुआ था। ठीक है, हुआ था? बंगाल में हुआ था 1970 के दौरान। ठीक है, बंगाल में 1970 सन्यासी विद्रोह हुआ था। सॉरी, 70 नहीं, 1800 होगा। ठीक है, 1870 के दौरान बंगाल में हुआ था। और ये किस पे आधारित था? तो ये संत फकीर जो है कि अंग्रेजों के खिलाफ संत फकीरों का विद्रोह था, और ये इसलिए इसे सन्यासी विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस इतिहास लेखन ने निम्नलिखित में से किस इतिहास लेखन ने अपने इतिहास लेखन में काल्पनिक भाषणों के समावेश का प्रयोग किया था? यानी कि कौन से ऐसे इतिहासकार थे जो अपने लेखन में देखेंगे बहुत ज्यादा काल्पनिक बातों का, बातचीतों का प्रयोग किया है? तो क्रोचे, प्लूटार्क, कॉलिंगवुड, थ्यूसिडीज। तो कौन है ये? थ्यूसिडीज है। ठीक है, थ्यूसिडीज है। और इन्होंने अपनी रचना, इनकी जो रचना है उसका नाम है हेलो नेशियन। ठीक है, पेलोपोनेशियन वार। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द, हिस्ट्री ऑफ दी, एक मिनट, हिस्ट्री ऑफ दी, पूरा नाम है हिस्ट्री ऑफ, सॉरी, हिस्ट्री ऑफ दी, ऐसे कर सकते हैं। पेलोपोनेशियन वार जो है कि इसी में इन्होंने बहुत सारे काल्पनिक भाषणों का, सैनिकों के, नेताओं के काल्पनिक भाषणों को अपने रचना में स्थान दिया है। तो इसी के बारे में इन्होंने, इन्हें कहा गया है। ठीक है, क्रोची का आपको पता होगा, क्रोची का हमने बार बार आपको बताया जब आपको पढ़ाया था हमने हिस्टोग्राफी। तो ये कहते हैं कि ऑल हिस्ट्री इज कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, यानी कि जो सारा इतिहास है क्या है? समकालिक इतिहास है। क्या कहा है? समकालीन इतिहास, यानी कि वर्तमान के संदर्भ में जो भी लिखता है, वर्तमान के संदर्भ में इतिहास को लिखता है। तो ये क्या कहे कि इतिहास क्या है? समकालिक इतिहास है। ठीक है, कॉलिंगवुड का आपको पता होगा, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री आप सभी को पता होगा। विचारों का इतिहास है, इतिहास क्या है? विचारों का इतिहास है। आइडिया ऑफ हिस्ट्री है, बहुत अच्छी रचना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द पर्पज इज नॉट सब बाई फुटनोट्स यूज्ड फॉर हिस्ट्री राइटिंग। ठीक है, इंडिकेटिंग द एग्जैक्ट रेफरेंस फॉर द स्टेटमेंट मेड इन द टेक्स्ट, explaining certain matter not mentioned or elaborate in the text, empowering the reader to question the validity of the assertion through source, to create awareness about writer's approach and school of history। तो क्या है कि यूज फॉर हिस्ट्री राइटिंग इज नॉट सब बाई, नॉट पूछा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा
कि इसमें नॉट पूछा है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 4, ये इसका नॉट में है, बाकी सब सही है। टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट राइटर्स अप्रोच एंड स्कूल ऑफ हिस्ट्री, ऐसा कोई भी जो है कि टर्म्स फुटनोट से रिलेटेड नहीं है। फुटनोट क्या करता है कि आप जो चीज़ जहाँ से लिए है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, जिससे आप अच्छी तरीके से ढूंढ लेंगे। कोई भी आपको जो है कि प्लेगरिज्म इसमें नहीं मिलती इस तरह से, और अच्छी तरीके से आप इतिहास लेखन करेंगे एकदम इथिक्स को फॉलो करते हुए। ठीक है, निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए और उन्हें सबसे पहले से बाद के क्रम में स्थापना के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है और आपको बहुत बार ये देखने में भी आया होगा। आत्मीय सभा, हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में है, श्री रामपुर कॉलेज, उसके बाद पूना संस्कृत कॉलेज जिसे डेक्कन कॉलेज भी कहते हैं, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के बारे में आप बहुत बार सुने होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आत्मीय सभा का गठन कब हुआ था, 1815 में हमें देखेंगे। कौन करता है, राजा राम मोहन राय। कौन करता है, राजा राम मोहन, ठीक है, राय करते हैं आत्मीय सभा का। इसके बाद वो देखेंगे वेदांत सोसाइटी की स्थापना करेंगे। हिंदू कॉलेज की स्थापना भी देखेंगे यही राजा राम मोहन राय करेंगे, और इनके साथ कौन रहेंगे, डेविड हेयर करेंगे। ठीक है, डेविड हेयर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1817 में। ठीक है, 1817 में इसका गठन होता है। बाद में देखेंगे यही कॉलेज क्या बनेगा, प्रेसिडेंसी कॉलेज। ठीक है, याद रखिए यही पहले, बाद में जो कलकत्ता का प्रेसिडेंसी कॉलेज है वो बनेगा। कब बनता है ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछा भी जाता है, तो याद रखिएगा 1855 के दौरान ये बाद में क्या बनेगा, प्रेसिडेंसी कॉलेज बनेगा। प्रेसिडेंसी के बाद देखेंगे यही बाद में यूनिवर्सिटी 2010 में यूनिवर्सिटी बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे श्री रामपुर कॉलेज। ठीक है, श्री रामपुर कॉलेज देखेंगे 1818 में बनेगा। पूना कॉलेज देखेंगे 1821 में बनेगा। ठीक है, श्री रामपुर कॉलेज में कैरी रहेंगे, जोशुआ मार्समैन रहेंगे, विलियम वार्ड रहेंगे। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज जो बार बार पूछा जाता है 1835 में बेंटिक के कार्यकाल में बना था। याद रखिएगा बेंटिक के कार्यकाल में बना था। ठीक है, चलिए, तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी ई, सही से लाइन से एकदम है, क्रम से है। ओके, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसको ड्रॉप कर दिया गया है एनटीए द्वारा, सही विकल्प ना रहने का इसे ड्रॉप कर दिया गया है, जिसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उन्हें सबसे पहले से बाद के क्रम में क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग इसको करना है आपको। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे है आपका बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना। ओके, इसके बाद है आपका बनारस डिबेटिंग क्लब की स्थापना, सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंस की स्थापना, अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना, सोसाइटी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना। इसका बार बार आपने नाम भी सुना होगा बहुत बार। तो यहाँ पे अगर हम एक ही बात करें, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की बात करें, तो ये 1868 में हमें देखने को मिलेगा, और इसे किया था सैयद इमदाद अली। ठीक है, इमदाद अली ने किया था मुजफ्फरपुर में। ठीक है, मुजफ्फरपुर में। ठीक है, इसके बाद बनारस की देखेंगे, बनारस डिबेटिंग क्लब की स्थापना की बात करेंगे तो ये आपका 1863 में हुआ था। इसके बाद आपका सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंस की स्थापना की बात करेंगे तो ये 1825 में हुआ था। कौन किया था, जेम्स टेलर करेंगे। ठीक है, जेम्स टेलर करेंगे, और कहाँ करेंगे, कलकत्ता में करेंगे। ज़्यादातर चीज़ें कलकत्ता में आपको देखने को मिलेंगी, उस टाइम वो सेंटर में था, सारी चीज़ें वहीं से हो रही थी। अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना के बारे में आपने बार बार सुना होगा और आपको पता भी है कौन किया था। तो 1864 में कौन किया था, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने जो है कि मुस्लिम जागरूकता के लिए इसका किया था। उसके बाद साइंटिफिक फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना की बात करेंगे तो 1838 में किसने किया था, डेरोजियो के नाम, हेनरी डेरोजियो, हम यहाँ पे शॉर्ट में डेरोजियो बस लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका देखें तो पहले आपका सी आएगा, फिर ई आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा, फिर डी, फिर ए, यानी कि इसका आंसर होगा थर्ड। ओके, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुराण में कुल 460 वर्षों के कालक्रमिक अवधि के साथ 30 सातवाहन शासकों की सूची दी गई है। यानी कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस पुराण से हमें सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। आपको हमने बताया था कि एकदम याद कर लीजिए कि मत्स्य पुराण से किसकी जानकारी मिलती है, वायु पुराण से किसकी जानकारी मिलती है, स्कंद पुराण से किसकी जानकारी मिलती है, विष्णु पुराण से किसकी जानकारी मिलती है। तो ये आपको हमने बहुत बार बताया हुआ है। इसकी बता दें तो मत्स्य पुराण से किसकी जानकारी मिलती है, सातवाहन। ठीक है, MS। ठीक है, सातवाहन मत्स्य पुराण से इनकी जानकारी मिलती है। ओके, चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो मैचिंग से क्वेश्चन है, और जितने भी ये गुरु हुए, सिख गुरु हुए, उनके बारे में, उनकी मृत्यु से संबंधित है। तो इनका टाइमलाइन डायरेक्ट पूछ दिया है। तो आप अगर आपको डेट नहीं आ रहा तो ऐसे भी देख सकते हैं कि पहले गुरु नानक आएंगे, कि गुरु हरगोविंद आएंगे, कि बंदा बहादुर आएंगे, कि गुरु अमरदास आएंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि सबसे पहले कौन आएगा, गुरु नानक आएंगे। ठीक, बंदा बहादुर सबसे क्या आएंगे, लास्ट में आएंगे, यानी 4th नंबर पे आएंगे। ये चीज भी आप कर सकते हैं। ऐसे भी आप इजिली वे में, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन को देख के पैनिक नहीं होना है कि हमें आ नहीं रहा है। आप यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ पे गुरु नानक की बात करें तो गुरु नानक 1539 में उनकी मृत्यु हो गई थी। गुरु हरगोविंद की 1644 में मृत्यु होती है। बंदा बहादुर की बात करेंगे तो वो आपके 1716 में इनकी मृत्यु होगी, और गुरु अमरदास 1574 में इनकी मृत्यु होगी। या फिर इनको रूलर्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं। गुरु नानक देखेंगे तो आपका बाबर से होंगे, यहाँ पे किससे होंगे, बाबर। इन्होंने बाबर को क्या कहा है, बाबर की सेना को क्या कहा है, पाप की बारात कहा है। क्या क्या है, पाप की बारात कहा था इन्होंने। ठीक है, जो बाबर की सेना है, सेना के लिए कहा था। ठीक है, गुरु नानक ने। हरगोविंद का आपको पता होगा, शाहजहां वाला प्रकरण। तो ये किससे होंगे, शाहजहां के टाइम पीरियड से आप इसको कर सकते हैं। बंदा बहादुर का औरंगजेब के समय कर सकते हैं। औरंगजेब के बाद कहेंगे बहादुर शाह जफर के बारे में किस समय तक करेंगे, ठीक है, फर्रुखसियर के समय तक करेंगे। ओके, मतलब उत्तरवर्ती मुगल काल में करेंगे। अमरदास करेंगे अकबर के टाइम तक। ठीक है, अकबर शाह जहांगीर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ए होगा। ओके, चलिए। नीचे दी गई सूची में किसका संबंध शाही घराने से नहीं था। यहाँ पे कुछ महिलाओं के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें किसका संबंध शाही घराने से, यानी कि एक राज परिवार से नहीं था। तो इसमें अलकना और जेबुनिशा है, गुलबदन बेगम और महामंगा है, लल्ला और अंडाल है, चांद बीबी है, जहारा और रोशन आरा है। ठीक है, किसका संबंध नहीं था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक चीज देखेंगे, जेबुनिशा का तो नाम आता है, तो बिल्कुल ये किसकी पुत्री थी, ये पुत्री थी आपकी औरंगजेब की। किसकी पुत्री थी, औरंगजेब। ठीक है, याद रखिएगा, ये किसकी पुत्री थी, औरंगजेब की थी। और इसे मुगल कालीन मीरा भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मुगलों की मीरा भी इसे कहते हैं, मुगलों की मीरा। जेबुनिसा, ये औरंगजेब और जो इसकी पहली पत्नी थी दिलरास, दिलरास बेगम, जिसे राबिया उद दरौनी भी कहते हैं। क्या नाम है, एक राबिया उद दरौनी। ठीक है, याद रखिएगा, इन्हीं का नाम है। इन्हीं के नाम पे बीबी का मकबरा, इन्हीं के नाम पे बना है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा, जिसे फूहड़ मकबरा या द्वितीय ताजमहल ऐसे कहा जाता है, इन्हीं का बीबी का मकबरा। ठीक है, तो इन्हीं की ये बेटी थी। और इनका एक और, जेबुनिशा का एक और नाम था मखफी। मखफी नाम से ये कविताएं लिखती थी, और इन्हें मुगलों की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये राज परिवार से संबंधित थी, बिल्कुल सही है। अलकनंदा का भी कहीं कहीं उल्लेख मिलता है, और कहा जाता है कि चंगेजों के मतलब की परिवार से थी। गुलबदन बेगम जो हुमायूं की बहन थी, और इन्होंने हुमायूं नामा लिखा है। क्या लिखा है, हुमायूं नामा, आप सभी को पता होगा। महामंगा जो क्या थी, अकबर की धाय माँ थी, अकबर की धाय माँ थी। पालक माँ थी, एक तरह से कह सकते हैं, पालन पोषण किया है इन्होंने। ठीक है, लल्ला और अंदाल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे लल्ला की बात करेंगे, या फिर लल्ला डे भी कहीं कहीं आता है। तो ये कश्मीरी संत थी। ठीक है, क्या थी, कश्मीरी संत थी, याद रखिएगा। और इनके जो रचनाएं थी, इन्होंने जो कश्मीरी में रचना की है, उनकी रचना को क्या कहा जाता है, वाक कहा जाता है। ओके, और अंडाल की बात करें तो एकमात्र अलवार महिला संत थी। क्या थी, एकमात्र अलवार महिला संत थी, याद रखिएगा। अलवार कौन थे, विष्णु के भक्त थे। ठीक है, अलवार कौन थे, विष्णु के संत थे। इनकी संख्या कितनी थी, 12 थी, याद रखिएगा। विष्णु के भक्त को कहा जाता, तो ये नहीं होगी, सी ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये कट जाएगा। सही घराने से नहीं था, तो ये भी है, और ये भी, इसमें दो बचता, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में हमें करना है। ठीक है, तो बी तो बिल्कुल था ही, तो ये भी नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन क्या होगा, वेट, हाँ, लास्ट ऑप्शन सी और डी, यानी कि सी और डी, चांद बीबी और लल्ला और अंडाल नहीं थे, बाकी सब थे। ओके, इसका जो सही आंसर है सी और डी होगा। ओके, जहांरा और रोशन आरा कौन थे, शाहजहां और मुमताज के दो बेटियां थी, तीन थी, जहांरा, रोशन आरा और गौहर आरा। तो ये दो दो इसमें जो है कि ये भी शाही राजघराने से संबंधित थी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है कि ड्रॉप कर दिया गया था, सही आंसर नहीं होने की वजह से एनटीए द्वारा ड्रॉप कर दिया गया था। तो हम आगे बढ़ते हैं। 9वीं शताब्दी में चंदेल तथा कलचुरी द्वारा जीते गए क्षेत्रों की पहचान कीजिए। जो चंदेल थे, आप पूर्व मध्यकाल में जब पढ़ेंगे तो चंदेल और कलचुरियों को पढ़ेंगे, इनसे कुछ कुछ क्वेश्चन भी पूछ देते हैं। नन्नुक जो है कि चंदेल के संस्थापक थे, कौन थे, नन्नुक थे। ठीक है, संस्थापक, फाउंडर थे, याद रखिएगा। चंदेलों की राजधानी खजुराहो थी, एमपी में ये लोग शासन किए हैं। ठीक है, खजुराहो इनकी कैपिटल थी।
फेमस है, और इनकी वास्तुकला के लिए खजुराहो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इस पूछा जा रहा है कि क्षेत्र, जीते गए क्षेत्रों की पहचान करें, तो वो होगा गौड़, राधा, अंग और वंग। कर्नाट जो है कि इनके जीते हुए क्षेत्रों में से नहीं था। इसका सही आंसर होगा बी। इस ऐसे क्वेश्चंस को आपको रटना पड़ेगा, या फिर अच्छे से इसको पूरा डीपली पढ़ेंगे तब होगा। इतना डीप से अभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, लेकिन यूजीसी नेट में पूछा जाने लगा है। आपको हमने बोला कि प्री मिड अब काफी पूछा जाने लगा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग मराठा लीडर्स सोल्जर्स एंड अरेंज द एसोसिएट इवेंट्स इंसिडेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट। यानी कि जो ये मराठा लीडर्स हैं या फिर नेता हैं, जो उनको क्रम से लगाना है। पहला है डेथ ऑफ महाजी सिंधिया, यानी कि महाजी सिंधिया की डेथ कब हुई, पेशवा माधवराव की डेथ कब हुई, नाना फडणवीस की डेथ कब हुई, सवाई माधवराव की डेथ कब हुई, पेशवा बालाजी बाजीराव जिन्हें नाना साहब कहते हैं। नाना साहब अलग है और नाना फडणवीस अलग है। ये नाना साहब मराठा से, एक नाना साहब आपको 1857 की क्रांति में भी दिखेंगे, वो कानपुर से जो नेतृत्व करेंगे, तो वो अलग है। ओके, तो याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे पूछा है कि क्रम से इनको बताना है, इनके टाइमलाइन के साथ बताना है। तो अगर हम बात करेंगे महादी सिंधिया की डेथ की बात, तो इनकी डेथ 12 फरवरी 1794 में हुई थी। आपको ये सब डेट याद करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है, मोस्ट रिपीटेड है, इसको आपको रटना ही पड़ेगा। याद नहीं हो रहा है तो याद कर लीजिए, ठीक है। 1772 में देखेंगे हम बालाजी बाजीराव, जो बाला बाजीराव के पुत्र थे ये पेशवा माधवराव, इनकी जो है कि डेथ होती है टीबी रोग, क्षय रोग के कारण इनकी डेथ हो जाती है। ओके, नाना फडणवीस जिनका नाम भानुजी जनार्दन था वास्तविक नाम, क्योंकि पूछ देता है, इनकी डेथ 1800 में हुई थी। एकदम इसको याद कर सकते हैं, जब इस तरह से याद कर सकते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसी समय हुई थी 1800 में। ठीक है, एक टाइम लाइन से आप कई क्वेश्चन को रिलेट करके याद कर सकते हैं। सवाई माधवराव की बात करें तो 1796 में इन्होंने आत्महत्या कर ली थी और इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, आत्महत्या कर ली और उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद पेशवा बालाजी बाजीराव या नाना साहब की बात करें तो पानीपत का जब तृतीय युद्ध हुआ था, उसके बाद देखेंगे इन्हें काफी दुख हुआ था और उस दुख को सहन नहीं कर पाए थे, और पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा EBADC होगा। ओके, चलिए के पास है क्वेश्चन, कुछ एक दो क्वेश्चन आपको इंग्लिश में मिलेंगे, ठीक है, उसके बाद सारे क्वेश्चन हिंदी में रहेंगे। किस वर्ष लंदन में धन भेजने के लिए निर्गत सिक्कों से कमाए गए लाभ से एक स्वर्ण मानक रिजर्व बनाया गया, जो कि आंशिक रूप से विनिमय में आने वाले उतार चढ़ाव को रोकने होने वाले व्यय को पूरा करने और सिक्का ढलाई के लिए चांदी खरीदने हेतु किया गया था? किस वर्ष? ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और शायद पहली बार पूछा जाया, तो ये इसका जो वर्ष होगा वो 1900 होगा। 1900 से याद कर सकते हैं, इसी समय मैकडॉनल्ड आयोग, ठीक है, मैकडॉनल्ड आयोग, जो कि क्या था, अकाल आयोग था। ठीक है, अकाल आयोग था, इसका गठन किया गया था। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, 1900 में इस आयोग का गठन हुआ था। इसी समय देखेंगे लंदन भेजा गया था निर्गत सिक्कों से कमाए गए लाभ से, जो भी ये क्वेश्चन है, इससे आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ताकि दोबारा पूछा जाए तो आप याद कर सकें, क्योंकि पहली बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट कब पारित किया गया था, जिसके द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया था? इस एक्ट के द्वारा देखिए कर्जन के समय लागू हुआ था, जो गवर्नर जनरल था कर्जन, आपको पता होगा 1899 से 1905 इसका टाइम पीरियड है। बहुत इसी के समय में बंगाल विभाजन हुआ था, और ये वही कर्जन है जो क्या किया था, फूट डालो और राज करो की नीति को शुरू किया था भारत में, लागू किया था, यानी कि यूज किया था, फूट डालो और राज करो, इसलिए इसने बंगाल विभाजन किया था, ताकि 1857 जैसी क्रांति दोबारा ना हो। ठीक है, तो बंगाल को बांटने का प्रयत्न इसने किया था, और ये कब लागू हुआ था, 1904 में इसने क्या किया कि प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए ये लागू किया, ताकि जो भी क्रांतिकारी विचार है, जो भी गोपनीय सूचना है, वो लोगों तक ना पहुंचे, और ना ऐसी क्रांति हो, लोगों तक अगर ऐसी जानकारी नहीं पहुंचेगी तो ऐसी क्रांति नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मैचिंग से है। वेट एक मिनट, थोड़ा सा, हाँ चलिए सब सही है। अगला क्वेश्चन आपका मैचिंग से है। चलिए, वेलार है, अरसर है, वेशियार है, वेलीर है, फिर दूसरी तरफ
मुखिया, व्यापारी, कृषक, राजा। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है, यानी कि मुखिया को किस टर्म से बुलाया जाता था, व्यापारी को क्या कहा जाता था, कृषक को क्या कहा जाता था, राजा को क्या कहा जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सॉरी। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन। तो विल्लार जो है कि कृषक को कहा जाता था, ये क्वेश्चन भी आपको हमने बार बार बताया हुआ है, जितने भी बार कहा है। विल्लार जो है कि कृषक के लिए क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ओके। अरसर जो है कि राजा को कहा जाता था। उसके बाद देखेंगे वेश्यार आपका मुखिया, सॉरी, हाँ, वेश्यार आपका वेश्यार आपका व्यापारी के लिए और वेल्लीर आपका मुखिया के लिए होता था। ओके, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेकंड होगा। चलिए, अगला आपका 70 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी आपका मैचिंग से है। क्वेश्चन आपको सही से दिख रहा है? ऑप्शन नहीं दिख रहा, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे मैचिंग है। दूसरा ऑथर दिया है H.A. डॉडवेल, बीवी मिश्रा, पीसी जोशी, विपिन चंद्रा। और इधर बुक है रिबिलियन 1857, अ सिंपोजियम, द एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इपिक स्ट्रगल, द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन जो है कि मोस्ट 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 रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट 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 रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगर अभी तक आपने इसको याद नहीं किया है तो एकदम जबान पे आप रट जाइए। बहुत ज्यादा बार पूछा क्वेश्चन है और बहुत फेमस बुक है। ठीक है, आप सभी को पता है H.H. डॉडवेल की बुक है द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बीबी मिश्रा की बात करें तो बीबी मिश्रा ने लिखा है द एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पीसी जोशी की बात करें तो उन्होंने रिबेलियन वाला बुक लिखा है जो 1857 पे है, 1857 की क्रांति पे है। बिपिन चंद्रा द इपिक स्ट्रगल लिखा है। तो ये फेमस बुक है, इनको बिल्कुल याद कर लीजिए। इसका सही आंसर फर्स्ट होगा। ठीक है, चलिए, फर्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बेतहाशा विनाश करने वाला कहा जाता है? तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इसको यूजी से ही पढ़ते आ रहे हैं, पीजी में ही पढ़ा है। बहुत इजी क्वेश्चन। किसने नालंदा को, मतलब जो हिस्ट्री से नहीं होगा उन्हें भी पता होगा कि बिहार में जो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसे किसने जो है कि खत्म किया था? तो किसने? बख्तियार खिलजी। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया था। क्या किया था? जला के नष्ट कर दिया था 1200 ईस्वी में। ठीक है, 1200 एडी में ये आया और इसे जो है कि खत्म कर दिया, जला के नष्ट कर दिया था। चलिए, संस्कारों की बात करें, आपको हमने बार बार बोला है कि जो भी हमारे 16 संस्कार हैं, ठीक है, 16 संस्कार उनको एकदम याद कर लीजिए। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। पीजी वाले बच्चों को भी हमने कहा था कि जितने भी संस्कार हैं उनको एक बार देख के जाइएगा। अगर आपके पास इससे रिलेटेड नहीं है तो आपको हम इस पे वीडियो भी प्रोवाइड करा देंगे डिटेल से। हमारे पास इससे रिलेटेड कंटेंट है, तो एक बार जरूर से इसको याद कर लीजिए, जो भी हमारे 16 संस्कार हैं। एक बार 16 संस्कार की बात आई है तो बता दे, पहला आपका गर्भाधान है, यानी कि जब गर्भ धारण करती है स्त्री, तो ये पहला संस्कार है उस टाइम जो है कि शिशु की अच्छे चीज़ों के लिए, शिशु के लिए ये जो है कि किया जाता है संस्कार। उसके बाद पुंसवन संस्कार होता है। उसके बाद आपका सीमांत संस्कार होता है। ठीक है, सीमांत के बाद आपका जात कर्म होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तब ये संस्कार होता है, जिसे जात कर्म कहते हैं। उसके बाद नामकरण होता है, जो भी नाम रखे जाते हैं वो संस्कार होता है। नामकरण के बाद आप देखेंगे निष्क्रमण होता है। ठीक है, कम से कम क्रम याद कर लीजिए, ये क्रम भी पूछा हुआ है कभी कभी कि 2 नंबर पे कौन है, 3 नंबर पे कौन है। उसके बाद देखेंगे अन्नप्राशन होता है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, शायद आपको पूरा दिख नहीं रहा है। अन्नप्राशन होता है। ठीक है, याद कर लीजिए, आप नोट डाउन करते चलिए साथ में। उसके बाद चूड़ा कर्म संस्कार होता है। ठीक है, चूड़ा कर्म यानी कि जब बाल वाल कटते हैं बच्चे के, उसे कहते हैं। कर्ण भेद होता है, पहले के जमाने में कान भी छेदने की विधि होती थी। फिर उसके बाद विद्या जब आरंभ करता है तो उस ये भी एक 16 संस्कारों में से एक है, विद्यारंभ। ओके, 6 7 8 9 10। ओके, इधर लिख देते हैं। और इसको बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा। विद्यारंभ के बाद उपनयन संस्कार, इसे तो आप लोगों ने जाने होंगे। उपनयन संस्कार होता था। उसके बाद वेदों का जब अध्ययन स्टार्ट करता था बच्चा, तो वो भी एक संस्कार होता था। केशांत होता था, केशांत संस्कार। ठीक है, केश को मुड़ा दिया जाता था। उसके बाद समावर्तन होता था। समावर्तन के बाद आपका विवाह होगा। सबसे लास्ट संस्कार की अगर बात करें तो वो क्या है? अंत्योष्टि। ठीक है, हमारा सबसे जो लास्ट, जीवन का सबसे लास्ट संस्कार है वो एक क्रियाक्रम वाला संस्कार, अंत्योष्टि, जब मरने के बाद जो संस्कार होता था वो है। ठीक है, इसमें यह है कि जन्म से पूर्व किए जाते थे कौन कौन से संस्कार। आपको हमने बताया जात कर्म तो ये जन्म के बाद होगा। सीमांत हो जाएगा आपका। ठीक है, चूड़ा कर्म भी आपका, ठीक है, चूड़ा कर्म भी हम देखेंगे उसके बाद ही होगा। ठीक है,
चूड़ाकर्म भी उसके बाद ही होगा, तो ये भी नहीं होगा। गर्भधारण और पुंसन ये सब है, तो इसका आंसर होगा बी, डी और ई। ठीक है, सेकंड होगा इसका। ये गर्भधारण जो है कि गर्भ मतलब शिशु के लिए किया जाता था, पुंसन बच्चे के बल वल के लिए किया जाता, ये भी बच्चे के लिए किया जाता था। ये सब गर्भधारण से पूर्व के संस्कार होते थे। ओके, चलिए। उसके बाद है, बाल गंगाधर तिलक के निम्नलिखित कार्यकलापों को विचार कीजिए और उन्हें पुरातन से आरंभ कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। यानी कि कब गणपति उत्सव, केसरी का संपादन, उसके बाद है आपका जब उन्हें पहली बार 18 महीने का कारावास हुआ था, किस कारण, केसरी में जो है कि एक विद्रोही लेख के कारण, राजद्रोह के कारण, और शिवाजी उत्सव का आयोजन प्रारंभ किया। इसको हमने बार बार आपको बताया हुआ है ये क्वेश्चन, फिर भी देखते हैं इसका। तो अगर हम लोग गणपति उत्सव की बात करें तो ये कब हुआ था, 1893 में इसे तिलक ने शुरू किया था। ठीक है, केसरी की बात करें तो केसरी का इन्होंने स्टार्ट किया था 1881 में तिलक किए थे। और आपको पता होगा ये केसरी क्या थी, मराठी थी। ठीक है, मराठी भाषा में थी, समाचार पत्र, वही मराठा भी इनका एक है। ठीक है, मराठा ये किस में थी, अंग्रेजी में थी, याद रखिएगा। अपोजिट करके याद कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे इन्हें देखेंगे राजद्रोह के कारण 18 महीने का कारावास हुआ था 1908 में, और शिवाजी उत्सव इन्होंने 1895 में शुरू किया था, याद रखिएगा। ठीक है, और बंगाल विद्रोह के, बंगाल विभाजन के बाद इसे ऐसे उत्सव भी मनाए गए थे, तो ताकि जो है कि राष्ट्रीय एकता को बल मिले, ये भी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसका सही आंसर होगा BADC। ओके, उसके बाद है पिक दी मैच विच इज इनकरेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यानी कि कौन से मैच इनकरेक्ट है यहाँ पे, मिर्जा गालिब, मिर्जा नामा, केशवदास रसिक प्रिया, पासा नामा, शाहजहां, शाहजहां, गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा। ठीक है, यहाँ पूछा है कि कौन सा एक इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे मिर्जा गालिब जो है कि एक शायर थे, इन्होंने इसकी रचना नहीं की है, ये बिल्कुल सही है। केशवदास रसिक प्रिया, पासा नामा, शाहजहां, गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा, बिल्कुल ये सारे सही है। ठीक है, चलिए 75 नंबर क्वेश्चन, who drafted the objective resolution of Indian Constitution which split out the philosophy and basic feature of the Constitution। यानी कि जो संविधान का उद्देश्य था, उद्देश्य प्रारूप किसने प्रस्तावित किया था, यानी किसने उसको बनाया है, तो कौन था, जवाहरलाल नेहरू। इसे ही बाद में देखेंगे संविधान की प्रस्तावना के रूप में भी यूज किया गया था। यही बाद में क्या बना था, संविधान की प्रस्तावना बना था, याद रखिएगा। क्या बना था, संविधान की प्रस्तावना बाद में बना था। ठीक है, इसे कब अपनाया गया था, 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था इस उद्देश्य प्रस्ताव को। ओके, चलिए। पहला, हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट विजिटर ऑफ द हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता। आप सभी को पता है हिंदू कॉलेज 1817 में बना था। ठीक है, डेविड हेयर, कौन थे, डेविड हेयर और आपके राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय थे, और पहले विजिटर इसके एच विल्सन इन 1823 में आए थे। ठीक है, यही जो है कि हिंदू कॉलेज था, आपको हमने पहले भी बताया था कि बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना था 1855 में। ठीक है, प्रेसिडेंसी कॉलेज, और 2010 में यूनिवर्सिटी के रूप में बन जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बन जाएगी, पहले कॉलेज बन जाएगा, क्या बनेगा, प्रेसिडेंसी कॉलेज। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि कभी कभी कि कौन सा कॉलेज बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना था, तो यही हिंदू कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज बना था बाद में। ओके, ये तो एकदम सबसे ईजी क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इब्न बतूता, अब्दुल मलिक इसामी, जियाउद्दीन बर्नी, रफीउद्दीन सिराजी। तो इब्न बतूता आप सभी को पता है रेला होगा इसका, इसामी का फुतूह सलातीन होगा, बर्नी का तारीख फिरोजशाही होगा, और सिराजी की तज़किरा उल मुल्क होगा। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर होगा आपका क्या होगा, यहाँ पे हम देखेंगे 4, यही से ऑप्शन दिख गया 4। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन। हाँ, काची वॉज अ मेजर सिटी विच हैड इट्स इनलैंड रिवर राइन पोर्ट ऑफ। यानी कि काची में जो एक मेजर सिटी थी, पल्लवों की राजधानी थी, आप सभी को पता है काची। तो यहाँ पे एक जो पोर्ट थी वो कौन थी, तो कहाँ पे थी, मुजरीकोंडम, तंगादूर, नेप्रियूर और करियूर, कहाँ पे थी, तो ये कहाँ पे थी, यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका नेप्ट्यूर। ठीक है, पल्लवों की राजधानी थी ये, कांची क्या थी, कांची पल्लव राजधानी थी, पल्लव वंश की राजधानी थी, याद रखिएगा। यहाँ पे पोर्ट था वो था नेप्ट्यूर। ओके, ये भी आपका मैचिंग से क्वेश्चन है।
चोल सम्राट राजराज प्रथम का पूर्ववर्ती नाम क्या था? बहुत ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके। वेंगी का राजा जो राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण तृतीय के अधीन था, ठीक है, वो कौन था? पश्चिमी चालुक्य जनरल जिसने ईस्वी 1006 में वेंगी पर आक्रमण किया। सिंहली राजकुमार जिन्होंने चोल सम्राट राजेंद्र का विरोध किया। एक तरह से फैक्चुअल है, लेकिन उसको आपको मैचिंग में मिलाने के लिए आपको एक पता होगा तक कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे चोल सम्राट राजा राज प्रथम का पूर्ववर्ती नाम अगर बात करें तो वो आपका होगा अरमोलीवर्मन। अगर आपको एक भी पता है धीरे धीरे कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे एक का सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है। फिर अगर देखेंगे जो कृष्ण के अधीन था वो कौन था? दाना रनवा। उसके बाद देखेंगे वेंगी पर आक्रमण किया तो वो कौन था? वायलंबी। और जिन्होंने राजेंद्र प्रथम का विरोध किया तो वो कौन था? कस्सपा था। इसका सही आंसर होगा एक। ये आपका प्री मिडवल से क्वेश्चन है, चोला डायनेस्टी से, साउथ से, तो इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। ओके, चलिए ये कुछ हिस्टोग्राफी के क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इतिहास तथा विज्ञान में मौलिक भेद को रेखांकित करने के लिए निम्नलिखित में से किन बिंदुओं को पारस्परिक रूप में प्रयोग किया गया था? ठीक है, जो है कि इतिहास और विज्ञान में क्या जो है कि मौलिक भेद है? तो पहला, इतिहास अनन्य रूप से अनूठे जबकि विज्ञान सामान्य परिघटनाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है आपका कि विज्ञान से इतर इतिहास में धर्म तथा नैतिकता शामिल होते हैं। इतिहास केवल दार्शनिक विषयों से संबंधित है। इतिहास भविष्यवाणी करने में अक्षम है। इतिहास सबकों की श्रृंखला है। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर का चयन करना है। 80 नंबर क्वेश्चन है आपका। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो बिल्कुल सही है कि इतिहास अनन्य रूप से अनूठे है, यानी कि इतिहास एक ऐसे घटना का वर्णन करता है जिसे फिर से दोहराना मुश्किल है। जैसे अगर हम फ्रांसीसी क्रांति की बात करें, स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, तो उसे हम फिर से जो है कि दोहरा नहीं सकते। जबकि विज्ञान में अगर बात करें, अगर गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो उसे हम दोहरा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं तो बिल्कुल सही है। विज्ञान जो है कि इतिहास से इतर है, धर्म और ये नैतिकता से भी बात करता है। विज्ञान से इतिहास जो है कि इथिक्स की भी बात करता है। ठीक है, यहाँ पे इतिहास केवल दार्शनिक विषयों से संबंधित है। ठीक है, ये गलत है, दार्शनिक विषयों से केवल संबंधित नहीं है। भविष्यवाणी करने में अच्छा में बिल्कुल कि भविष्यवाणी नहीं कर सकता, विज्ञान कर सकता है। और इतिहास सबको की श्रृंखला है, यहाँ पे सही आंसर होगा ए बी डी। जो मौलिक भेद है यही है। उसके बाद 81 क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स आर एसोसिएटेड विद एंशिएंट डेक्कन, यानी कि प्राचीन काल में दक्कन क्षेत्र के साइट कौन कौन से ये पूछा हुआ है। तो यहाँ पे पेड्डा बंकूर है, कोटांगी गला है, झूसी है, पुलाकोंडा है और कदमपुर है। ठीक है, कदमपुर है। तो इसमें कौन कौन से साउथ से रिलेटेड साइट्स हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक आप निकालेंगे तो ये झूसी जो है कि यूपी से रिलेटेड होगा, बाकी सारे साउथ से। अगर इसकी बात करें तो ये तेलंगाना से रिलेटेड है। और सातवाहन काल के कई सारे यहाँ पे हमें साक्ष्य देखने को मिले हैं, सातवाहन काल के। ओके, कोटालिंगला की बात करें तो ये भी आपका एक तेलंगाना का साइट है। ठीक है, तेलंगाना का साइट, और यहाँ से भी हमें देखेंगे सातवाहन से रिलेटेड साक्ष्य मिले हैं। और ये उनकी प्रारंभिक राजधानी भी रही है। ठीक है, प्रारंभिक राजधानी भी सातवाहनों की ये रही है। ओके, पोलाक कोंडा की बात करें तो पोलाक कोंडा आपका ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड एक साइट है। ठीक है, और यहाँ पे कदमपुर की बात करती है, कदम वन से रिलेटेड क्षेत्र है। और यहाँ पे कदम्बों का शासन भी रहा है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, तो यहाँ पे सी को बस आप निकाल देंगे, ए बी डी ई सही आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे है, पिक द टू राइट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, यानी कि कौन सा एकदम सही राइट कॉम्बिनेशन है। राठौड़, जोधपुर, सिसोदिया, उदयपुर। उसके बाद है कुराना तुर्कीज, जौनपुर, मलिक काफूर अवध और करनी माता टेम्पल जयपुर। ओके, तो इसमें पूछा है करेक्ट जो मैचिंग है उसकी बात करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो करेक्ट मैचिंग है वो आपका राठौड़ जोधपुर बिल्कुल सही है, सिसोदिया उदयपुर बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो तुर्की की बात करेंगे, यहाँ पे जौनपुर में सरकी वंश की होगी। ठीक है, यहाँ पे सरकी वंश की होगी, ये पुराना तुर्क गलत है। मलिक काफूर अवध से रिलेटेड नहीं था, ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था और उसके दक्षिण अभियानों में काफी सहायता किया है। करनी टेम्पल की बात करें तो ये राजस्थान के बीकानेर में है। ठीक है, जयपुर में नहीं है, राजस्थान के बीकानेर में है। और ये एक तरह से चूहों का मंदिर है। ठीक है, चूहों के लिए फेमस है, आपने देखा होगा कई बार, चूहों का मंदिर है, करनी माता मंदिर फेमस है। ठीक है, सिसोदिया की बात करें तो ये उदयपुर में है और बहुत फेमस है। यहाँ पे देखेंगे मेवाड़ के शासकों की राजधानी भी रही है। और वही यहाँ पे देखेंगे मारवाड़ तो ये राठौड़ शासकों के शासनकाल में रहा है। तो यहाँ पे ए और बी सही आंसर है।
सबसे फेमस क्वेश्चन बार बार हमने बताया है आपको, इस पे कई सारे वीडियो भी हैं। कर्पूर मंजरी नामक ग्रंथ किसने लिखा है? आप सभी को पता होगा किसने लिखा है कर्पूर मंजरी नामक ग्रंथ, किसने लिखा है? राजशेखर ने। ठीक है, राजशेखर जो कि महिपाल और महेंद्रपाल दोनों के शासनकाल में रहे हैं, उन्होंने ये लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ईसा काल के आरंभ में स्वात घाटी में स्तूपों का निर्माण अधिकांश किस पत्थर से किया गया है? तो वहाँ पे हम देखेंगे शिष्ट जैसे पत्थरों की अधिकता देखने को मिलती है, इस कारण वहाँ के ज्यादातर चीजें इमारतें हमें इसी से देखने को मिली है। इसलिए यहाँ का इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? स्तरित चट्टान यानी कि शिष्ट। ठीक है, वहां पे ये चीजें अब अच्छी मात्रा में उपलब्ध थी। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, पीजी में भी पूछा हुआ है। पिक द रॉन्ग मैचेज यानी कि गलत जो मैच है उसको हटाना है। हुंडी बिल ऑफ एक्सचेंज बिल्कुल सही है। ठीक है, जज या टेक्स्ट इम्पोज नॉन मुस्लिम बाई एन इस्लामिक स्टेट। ठीक है, यहाँ पूछा हुआ है कि कौन सा जो है कि करेक्टली मैच नहीं है, ये बिल्कुल सही है कि नॉन इस्लामिक से लिया जाता। तकावी ये गलत है, ये कृषि से रिलेटेड था और ये एक प्रकार का उसको क्या दिया जाता था? लोन दिया जाता था। ठीक है, तहसील अग्रेशियन पोस्ट ये भी गलत है, कोई पोस्ट नहीं था। ये एक प्रशासनिक इकाई थी जो राजस्व और बाकी चीजों को देखती थी। ठीक है, प्रशासन से संबंधित थी और राजस्व आदि चीजों को देखती थी। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। बाकी ये भी सही, ये भी सही है। इसके बाद एक ख्यात क्रॉनिकल इन्फ्रामा मैन्युस्क्रिप्ट इन राजस्थान, तो बिल्कुल सही है। ये राजस्थान में एक हस्तशिल्प जो है कि क्रम वंशावली को लिखा जाता, हाथों से इतिहास को लिखा जाता था, उसे क्या कहा जाता था? आपको ख्यात कहा जाता था। ओके, चलिए, तो इसका जो सही आंसर होगा सी और डी होगा। Which of the following statement are correct about the गणाज और संघ ऑफ एंशिएंट इंडिया? गढ़ और संघ आपने बहुत बार सुना होगा, संघ मतलब सभागढ़ मतलब गणतंत्र वाले राज्य। तो इसमें से स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा जाए, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ओके, चलिए इसमें देखेंगे। दे हैड नो सिंगल हेरिडेटरी मोनार्क बिल्कुल सही था, जो गढ़ और संघ के बारे में है कि कोई भी मतलब कोई ये नहीं कि राजतंत्र था, एक लोग कोई राजा होते थे, ऐसा कुछ नहीं था। दे वर एग्जैक्टली सिमिलर टू मॉडर्न डेमोक्रेसी बिल्कुल गलत है, मॉडर्न की तरह बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं था। अ परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी वाज देयर ग्रेटेस्ट एसेट, परमानेंट अस्थाई सेना ना ऐसी कुछ नहीं थी उस समय। ठीक है, तो सी भी नहीं होगा। द प्रोसीड्यूर्स ऑफ बुद्धिस्ट मोनास्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन एम्बेडेड द गणराज, ये भी बिल्कुल सही है कि बाद में देखेंगे बुद्धिस्ट में विलय हो जाता है। इन लिच्छवी वर द 7,707 किंग्स, बिल्कुल सही है कि लिच्छवी में कहा जाता है कि 7,707 राजा थे। ठीक है, जो है कि हम देखेंगे कि ग्रंथों में जैन ग्रंथ सॉरी बौद्ध ग्रंथों में जैन ग्रंथों में महापरिनिर्वाण सूत्र में महापरिनिर्वाण सूत्र में हमें देखने को मिलता है कि लिच्छवी में 7,707 राजा थे। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ए डी ई होगा। ब्रिटिश संसद द्वारा एक अधिनियम के द्वारा भारत में किस वर्ष उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 1861 होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? 1861 में देखेंगे उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? कलकत्ता में, मद्रास में और बम्बई में। ठीक है, कलकत्ता के एमडी से याद कर सकते हैं। कलकत्ता 3 प्रेसिडेंसियों में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में। ठीक है, चलिए, कौन सा चित्रकार जहांगीर से संबंधित नहीं है? मनोहर तो था ही, बिशन दास भी था, दौलत भी था, अब्दुल समद नहीं था। ये था अकबर और किससे? हुमायूं से संबंधित। ठीक है, अकबर और हुमायूं से संबंधित था। ठीक है, निम्नलिखित शासकों में किस शासक द्वारा दिल्ली में राजधानी नगरों में एक सीरी को बनाया गया था? यानी कि सीरी राजधानी जो है कि किसके द्वारा बनाया गया था? आप सभी को पता है, खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सीरी को 1303 में जब इसने चित्तौड़ अभियान भी इसी समय किया था, इसी समय इसने सीरी को राजधानी बनाया था। और ये दिल्ली के 7 शहर, ठीक है, दिल्ली में मध्यकालीन 7 शहर का नाम आप सुने होंगे, उसमें से किस स्थान पे था? दूसरे शहर में। चलिए, सातों शहर का नाम आपको बता देते हैं। कभी कभी पूछ देता है कौन कौन से 7 शहर है। ठीक है, और किसने किसने बसाया ये भी बता देते हैं। पहला अगर बात करेंगे तो वो ऐबक द्वारा बसाया गया है, मेहरौली। ठीक है, मेहरौली जो है वो ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बसाया गया है। उसके बाद सीरी बात करें तो वो अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, यहाँ पे अलाउद्दीन हम सिर्फ लिख रहे हैं, आप लोग साथ में नोट डाउन करते रहिएगा। उसके बाद तुगलकाबाद की बात करेंगे, तुगलकाबाद तो वो गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया है, ये तुगलक वंश का शासक था। ठीक है,
उसके बाद जहांपनाह की बात करें, जहांपनाबाद या जहांपनाह नगर, ठीक है, जहांपनाह तो मोहम्मद बिन तुगलक 60 में एमबीटी लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिरोज शाह कोटला की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया है, फिरोज शाह कोटला, ठीक है, एफएसटी यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। छठवां शहर की बात करेंगे तो वो दीनपना, और ये मुगलों के काल में बनी है। दो बस जो 7 शहरों में से दो हैं दीनपना, तो ये हुमायूं ने बनाया, इसी के दीनपना में जो शेरे मंदिर पुस्तकालय थे, इसी के सीढ़ियों से गिर के इसकी मृत्यु हो गई थी। और शाहजहानाबाद, इसे इस नाम से आप याद कर सकते हैं, ये शाहजहां ने किया था। ओके, तो ये थे दिल्ली के 7 शहर, जिसमें 5 देखेंगे सल्तनत काल में और 2 मुगल काल में बनाए गए हैं। ओके, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से 2 सही मिलान चुने। तो यहाँ पे है मोहता नैन्सी रिख्यात राजस्थान, अमीर खुसरो नुए सीपी, रात रणवीर मालवा, मलिक मोहम्मद जैसी चंदान, मलिक मुल्ला दाऊद पद्मावत, ठीक है। यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कौन कौन से सही मिलान है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो इसमें हम देखेंगे ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही, रात रंगड़ी मालवा नहीं होगा, क्या होगा, कश्मीर होगा। कश्मीर का इतिहास है ना, ये किसने लिखा है, रात रंगड़ी, कल्हड़ ने, ठीक है, कल्हड़ ने। मलिक मोहम्मद जायसी चंदायन, ये तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा है ना, पद्मावत, याद रखिएगा पद्मावत, हाँ, पद्मावत है। और यहाँ पे पद्मावत देखिए, यहाँ पे मलिक जायसी है, और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। और ये जो चंदायन है वो किसका है, दाऊद मलिक का है, ठीक है, चंदायन किसका है, दाऊद मलिक, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ए और बी। यहाँ पे निम्नलिखित राजाओं को कालक्रम से व्यवस्थित करना है, सेंगुटवन है, उदयन जेराल है, नेदुन सेलियन है, करिकाल है, सिंगनन है। ये जो है कि साउथ के रूलर्स के नाम पूछा है, ठीक है, एंशियंट के, इसको क्रम से लगाना है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले उदयन जेराल की बात आएगी, उसके बाद सिंगुटवन आएगा, उसके बाद आएगा आपका करिकाल आएगा, बहुत फेमस था, उसके बाद नेदुन जयाल आएगा, और फिर सिंगनन आएगा। इसको आपको अच्छे से रटना पड़ेगा। इसका सही आंसर होगा बी। निम्नलिखित विवरण में से सही शासक भवन युग्मों का चयन कीजिए, यानी कि रूलर और उन्होंने क्या बनवाया, इसको करना है, ठीक है। इल्तुतमिश कुतुब मीनार बिल्कुल सही है, संबंधित है। नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसे पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। अकबर ने हुमायूं का मकबरा बनाया है, ठीक है, इसके समय ही बना है, ठीक है। अकबर जामी मस्जिद, ये गलत है, अकबर ने जामी मस्जिद का निर्माण नहीं कराया है। जामी मस्जिद का निर्माण जो दिल्ली में है वो शाहजहां ने कराया, ठीक है, कौन कराया, शाहजहां ने। अलाउद्दीन खिलजी आदिलाबाद का किला इसने नहीं बनवाया, किसने बनवाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया है। बलबन दौलताबाद किला, ये भी गलत है, दौलताबाद का किला किसने बनवाया है, तो ये यादव वंश का एक शासक होता है, यादव वंश का शासक किसने, भिल्लम, ठीक है, भिल्लम पंचम, भिल्लम पंचम ने बनवाया है। बाद में देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक इसको क्या बनाएगा, राजधानी बनाएगा, ठीक है, राजधानी के रूप में भी इसको रखेगा दौलताबाद को। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा ए और बी होगा, फोर्थ आंसर होगा इसका। चलिए, इसके बाद है आपका इतिहास लेखन में किस परंपरा के माध्यम से मूल स्रोतों के आलोचनात्मक परीक्षण की शुरुआत होती है। आप देखेंगे हिस्टोग्राफी से काफी अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो किससे देखेंगे कि मूल स्रोतों के आलोचनात्मक परीक्षण की शुरुआत होती है, यहीं से देखेंगे। इतिहास में जो है कि जो भी रूढ़िवादी चीजें थी, इतिहास सही से नहीं लिखा जाता, इस समय से राम के द्वारा काफी अच्छे तरीके से आलोचनात्मक इतिहास की शुरुआत होती है, वो होती है इतिहास लेखन में बर्लिन क्रांति, ठीक है, इतिहास लेखन बर्लिन क्रांति से शुरुआत होती है। उसके बाद है पूरन चंद एक हिंदू किस शासक के अधीन दीवान था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरन चंद किसका एक दीवान था, एक हिंदू था, तो किसके अधीन वो था। बहुत फेमस है, और वो जो शस्त्र है वो भी काफी फेमस है। इसी ने 1724 में देखेंगे हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद को राजधानी बनाया, और यहाँ पे एक वंश की स्थापना की, आसफ जाही, आसफ जाही वंश, और जिसकी एक उपाधि भी थी आसफ जा, ठीक है, मुगलों द्वारा दी गई थी। और इसे चिंक्लिज खा भी कहते थे, क्या कहते थे, चिंक्लिज, ठीक है, चिंक्लिज खा भी इसका एक नाम था। और एक और क्या नाम था, निजामुल मुल्क, ठीक है, निजामुल मुल्क नाम था। तो कौन था, निजामुल मुल्क इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है अरेंज ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, ये जो भी इन्हें क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है। द रीजन ऑफ प्रतिहार नागभट्ट द्वितीय, ओवरथ्रो ऑफ बादामी चालुक्यास बाय द राष्ट्रकूटास, द रीजन ऑफ महिपाल फर्स्ट, द रूल ऑफ सुरापाल, इंड ऑफ द पाला रूल बाय द सेनाज, ठीक है, इन्हें क्या कराना है, क्रोनोलॉजी से लगाना है, क्रोनोलॉजिकल क्रम से लगाना है। तो यहाँ पे देखेंगे द रीजन ऑफ प्रतिहार नागभट्ट द्वितीय की अगर बात करेंगे तो इसका टाइम पीरियड आप देखेंगे 1795 से 1800
733 ईस्वी तक हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ओवरथ्रो ऑफ बादामी चालुक्यास बाय द राष्ट्रकूट, यानी कि जब देखेंगे कि राष्ट्रकूट दंती दुर्ग जो है कि कीर्तिवर्मन जो शासक होता है बादामी का चालुक उसे हराता है और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करता है, तो वो होता है 1753 AD। ठीक है, कीर्तिवर्मन और दंती दुर्ग होगा यहाँ पे। महिपाल प्रथम का बात करेंगे, इसी के दरबार में कौन थे आपके राजशेखर थे। ठीक है, तो 988 से 1038 AD हम इसका टाइम पीरियड देखेंगे। सूर्यपाल की बात करेंगे तो सूर्यपाल हम देखेंगे 10वीं शताब्दी में इसका हम लोग देखेंगे राज करेगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये होगा चाहन वंश का शासक था 10वीं शताब्दी। ठीक है, 10वीं शताब्दी। और सबसे लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं इंड ऑफ द पाल रूल बाय द सेनाज, तो ये सबसे लास्ट में आ ही जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4। ठीक है, BADC। ओके, चलिए the process of the transition of the colonies from non-monarchical to neo monarchical ग्रुप बिगेन अंडर। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त सेकेंड, उसके बाद है आपका कमरनवा, उसके बाद सुब्रादित्य। ओके, तो किसके समय में ये जो ट्रांजिशन था संकालीज और नॉन मोनार्कल और मोनार्कल से रिलेटेड, यानी कि देखेंगे कब जो है कि सत्ता में केंद्रीकरण शुरू हो गया था, तो वो हम चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय देखेंगे केंद्रीकरण की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। ओके, चलिए कौन सी इमारत, हाँ, कौन सी इमारत जहांगीर से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे आप ऐसे ही देख सकते हैं लाहौर में काला बुर्ज इसी से संबंधित है। एतमादौला का मकबरा जो इसका ससुर था यानी कि नूरजहां का पिता था, जो पहला ये मकबरा है जो कि संगमरमर से बना है, मुगल काल में यही था। निशात बाग भी इसी से संबंधित, लेकिन हुमायूं का मकबरा नहीं है। ये किससे संबंधित है, अकबर के काल से संबंधित है। ठीक है, हाजी बेगम ने बनवाया था अकबर के काल में, पत्नी थी उनकी। In order of higher claims to land and its production, who was not an owner of the land in मुगल इंडिया, कौन जो है कि अपने जो है कि भूमि का मालिक नहीं होता था मुगल काल में, खुद कास्ट ये तो होता था, यानी कि वो अपनी के स्वामी के मालिक होते थे और उन पे जो है कि वो मजदूरों से खेती कराते थे। पाही कास्ट भी था। ठीक है, यहाँ पे है मुकरारी रियाया। ठीक है, मुकरारी रियाया भी हमें देखने को मिलेगा, ये भी थे। लेकिन यहाँ पे मुजारियन नहीं थे। मुजारियन जो है कि क्या होते थे, भूमि के किराएदार होते थे, उनका कोई स्वामित्व तो नहीं होता था, तो मुजारियन नहीं होंगे। ओके, चलिए पुस्तक को पुस्तक का सही युग्म है, कौन सा सही है, अबुल फजल अकबरनामा सही है, फतवा जहादारी सही है। यहाँ पे तारीखे शाही गलत है, ये होगा आपका अब्बास खा शेरवानी ने लिखा है, अब्बास खा शेरवानी। ओके, तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद होगा, निजामुद्दीन। ये बहुत ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, बहुत बार हमने बता दिया है। खफी खान ने ये नहीं लिखा है। तारीखे दाऊद आपको हमने बहुत बार बताया है, ये भी बार बार पूछता है। देहलवी ने लिखा है, अब्बास खा देहलवी ने। ओके, सॉरी अब्दुल हक देहलवी है। जो खफी खान ने लिखा है वो मुंतक उल नवाब लिखा है। ओके, तो सही है ए और बी। ओके, चलिए 100 नंबर क्वेश्चन, अर्घट, तमच्चा, परगना, एक अस्पा दो अस्पा। एक अस्पा दो अस्पा क्या था, अर्घट क्या था, तो ये आपको तो नॉर्मल जो टर्म्स है ये बार बार पूछे जाता है, आपको पता है। अर्घट क्या था, इरिगेशन सिंचाई में इसका काम आता था। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे दूसरा आप देखेंगे तमच्चा क्या था, वारफेयर था। उसके बाद परगना क्या था, एक जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित था। एक अस्पा दो अस्पा जो है कि जहांगीर के समय था और मनसबदारी से रिलेटेड था। ओके, एक अस्पा दो अस्पा और तीन अस्पा कौन लाया था, जहांगीर लाया था। ओके, उसके बाद फिर से मैचिंग है, काफी सारे मैचिंग के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। कल्तिका, कंटिकान, पोलसेलई, ओवेवेयर। ठीक है, इसको मिलाना है। कवित्री जिसने सम्राट अधिगैमन की प्रशंसा की थी। कंटिकान प्रमुख मुंशी, फिर पोलसेलई अधिकारी जो मोती मत्स्य पालन का निरीक्षण करता था उसे कहते थे। पांड्य शासक मुदुकुनी की पदवी क्या थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका जो सही होगा तो वहां पे हम लोग देखेंगे जो कल्तिका थी, कल्तिका का होगा आपका जो मोती यानी कि मत्स्य पालन का निरीक्षण करता था उसे कल्तिका बोलते थे। ओके, चलिए
उसके बाद हम देखेंगे कंटिकान की बात करें तो कंटिकान होगा प्रमुख मुंशी। उसके बाद पोलसेली से बात करें तो ये क्या थे, पांड्य शासक मुदुकुद्मी का पदवी थी। और ओवेयर की बात करें तो ये कवित्री थी जिसने सम्राट अधिगेमन की प्रशंसा की थी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ए। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो कल्तिका थी ये चोल वंश से संबंधित था। ठीक है, चोल काल से रिलेटेड है। ये भी आपका चोलास से रिलेटेड है। ठीक है, जो टर्म है ये पोलसेली जो है कि आपका पांड्य से रिलेटेड है, और ये आपका संगम काल से रिलेटेड है। ठीक है, अधिगेमन का आप देखेंगे जब संगम काल पढ़ेंगे तो वहाँ अधिगेमन की बात आएगी। ठीक है, 102 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। कौन सा जो है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में बना था उससे रिलेटेड है। ओके, स्टेटमेंट रिलेटेड टू करेक्ट आंसर वो बताना है इसे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया था, इसका जो सही विकल्प नहीं होने के कारण क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था, इसको छोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, जिनमें से कौन से जैन तीर्थंकर जैन धर्म में कृष्ण से संबंधित है। ये भी बहुत बार आपको हमने पीवाईक्यू सेशन में कराया है। कौन थे, नेमिनाथ थे, और क्या थे, इनके चचेरे भाई थे, चचेरे। ठीक है, चचेरे भाई थे। ठीक है, चचेरे भाई थे कृष्ण के। नेमिनाथ कौन थे, 22वें तीर्थंकर थे, 22वें तीर्थंकर थे, याद रखिएगा। चलिए, 104 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित बोधिसत्वों में कौन सा करुणा को निरूपित करता था। ये जो बोधिसत्व है कौन करुणा को निरूपित करता था। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे अमिताभ की, तो ये क्या शो करते थे, ये मेडिटेशन ध्यान को शो करते थे। क्या, ध्यान यानी कि मेडिटेशन को। मंजूश्री की बात करेंगे तो ये आपके विजडम को शो करती थी, क्या करती थी, ज्ञान को शो करती थी। वज्रपाणी की बात करते कि पावर और प्रोटेक्शन को शो करते थे, पावर और प्रोटेक्शन को शो करते थे, प्रोटेक्शन। ठीक है, और ये बात करें अवलोकितेश्वर की तो ये करुणा को शो करते थे, दया को शो करते थे। ओके, तो सही आंसर होगा अवलोकितेश्वर। ओके, चलिए, कलिंग में चोल के आक्रमण का मुख्य कारण क्या था, मुख्य कारण क्या था चोल काल में, यहाँ पे कलिंग में। तो मुख्य कारण था मशूनी देश से चुनौती। ठीक है, मुख्य कारण क्या था चोल के आक्रमण का, मुख्य कारण मशूनी देश से चुनौती, इसका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को भी ड्रॉप कर दिया गया इसका सही आंसर ना होने की वजह से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अशोकास धम, अशोक के धम के बारे में कौन सा करेक्ट है ऐसी स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो होगा अशोकाज इंस्क्रिप्शन मेंशन धम। बिल्कुल, अशोक के इंस्क्रिप्शन में धम का वर्णन है। द थीम ऑफ अहिंसा इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट ऑफ एस्पेक्ट ऑफ अशोकास धम्मा, ये पूछा जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। गुड कंडक्ट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर पार्ट ऑफ धम, बिल्कुल सही है। एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अशोकास धम वाज द जनरेशन ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कंकॉर्ड अमॉन्ग पीपल, यानी बिल्कुल सही, यानी कि सहयोग की भावना को भी दिया गया है। अशोकाज, ये भी सही, अशोकाज प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द टीचर ऑफ धम, यानी कि अपने आप को धम का शिक्षक भी बताया, लोगों को सिखाने वाले भी बताया, तो बिल्कुल सही, इसका सही आंसर होगा 4। इसके बाद किस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं करने की सलाह दी थी, क्योंकि इससे राष्ट्रीय एकता को खतरा हो सकता था और यह प्रशासनिक दृष्टि से भी असुविधाजनक था। किसने कहा था, ये भी भाषाई आधार पर, भाषाई आयोग बहुत ज्यादा पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, इसे जो भी फैक्ट आप याद कर लीजिए। कोठारी आयोग तो होगा नहीं, जौहरी आयोग भी नहीं होगा, दासगुप्ता आयोग भी नहीं होगा, क्या होगा, धर आयोग। ठीक है, धर आयोग इसलिए कहा जाता है इसको, इसको भाषाई प्रांत आयोग भी कहा जाता है, धर आयोग भी कहा जाता है, भाषाई प्रांत आयोग। धर आयोग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष जो थे एके धर थे। कौन थे, एके धर, एके धर थे, इसलिए इसको धर आयोग कहा जाता है। तो इन्होंने कहा था कि हमें इस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाता है, और इसका गठन हुआ था आपका 17 जून 1948 को। ठीक है, चलिए 109 नंबर क्वेश्चन, विच ब्रिटिश गवर्नर रोट इन अ मिनट इन 1859 डिवाइडेड इट इम्पीरिया वाज द ओल्ड रोमन मोटो एंड इट शुड बी आवर्स। ये किसका फेमस कोट है, कौन कहा था, तो कहा था लॉर्ड एल्फिंस्टन ने। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नर था, इसने ये कोट कहा है। ओके, चलिए अगला, निम्नलिखित राष्ट्रवादी गतिविधियों पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन कीजिए। कौन कौन से सही कथन है, चापेकर बंधुओं ने पुणे में 1857 में 2 लोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की थी, बिल्कुल सही है। चापेकर बंधु ने हत्या की थी, किसकी हत्या की थी, रैंड। ठीक है, प्लेग अधिकारी था, उसकी हत्या की थी। ठीक है, कौन कौन थे चापेकर बंधु का नाम, तो बालकृष्ण। ठीक है, बालकृष्ण,
उसके बाद दामोदर और वासुदेव, बार बार नाम पूछा जाता है, याद रखिएगा। और ये पूछा हुआ है काफी डिटेल्स इनका पूरा नाम, तो ये चापेकर बंधु थे, ठीक है। उसके बाद वीडी सावरकर ने 1905 में क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किया था, गलत है। 1905 नहीं होगा, कब होगा, 1904 होगा, ठीक है। 1904 में उन्होंने गठन किया था। तिलक को 1908 में गिरफ्तार किया गया था, 6 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई गई थी, ये पूछा गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 30 वर्ष की आयु में वर्ष 1915 में अल हिलाल का समाचार पत्र में अपने राष्ट्रवादी विचार को प्रस्तुत किया, ये गलत है। 1915 नहीं होगा, अल हिलाल की अगर बात करेंगे तो 1912 से 14 होगा, 14 में बंद कर दिया गया था। उसके बाद एक और इनका समाचार पत्र है अल बिलाल, ठीक है। अल बिलाल का देखेंगे तो अल बिलाल 1915 होगा, 1915 से 16 होगा, 16 में से भी बंद कर दिया गया। ये है, बिल्कुल सही है कि कामरेड मोहम्मद अली का है, 1914 में प्रकाशित हुआ था। इसका सही आंसर 4 होगा, ओके। चलिए अगला 111 नंबर क्वेश्चन। 111 नंबर क्वेश्चन है आपका, चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जीता था? पन्नई, मलायूर, गोपाकापट्टनम, उसके बाद है वलाईपन्नूर, उसके बाद मडामल्लिंगम, किस क्षेत्र को जीता था ये पूछा जा रहा है। तो किसको जीता था आपका? पन्नई को, मलायूर को, उसके बाद है आपका, सॉरी, उसके बाद है आपका वलाईपन्नूर को और मडामल्लिंगम को, ठीक है। इस क्षेत्र को इसने नहीं जीता था, सही आंसर होगा 3rd। राजेंद्र प्रथम जिसे नेपोलियन भी कहा जाता है चोल काल का, ठीक है। उसके बाद है आपका स्लेवरी इन इंडिया, यानी कि दास प्रथा को कब खत्म किया गया था? एक्ट है, एक्ट एंड इवेंट है। फीमेल इन्फेंसिडेंट एक्ट, उसके बाद है थगी एक्ट जो कि एक्ट 13 की तरह तहत खत्म किया गया था। और स्लेवरी इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में कब स्लेवरी को खत्म किया गया था? 1820, 36, 43, 70, इसका आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्लेवरी कब खत्म किया गया था, तो 1843 में, ठीक है। एलन बरो के समय, एलन बरो के समय एक्ट 5 के तहत, एक्ट 5 के तहत, याद रखिएगा। फिर उसके बाद है फीमेल इन्फेंटिस एक्ट का करेंगे, तो ये आपका होगा 1870 में। ठगी की हम लोग बात करेंगे तो ठगी होगा आपका 1836 में, और ब्रिटेन में 1820 में जो है कि ठगी को खत्म किया गया था, इसका सही आंसर होगा 2nd। निम्नलिखित में किस शासक ने दिल्ली सल्तनत में सन 1296 से 1316 के बीच में शासन किया था? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सबको याद होगा, ये तो अभी तक इतने टाइम से आप पढ़ रहे हैं तो ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, अगर वही बलबन की बात करेंगे तो 1266 से 87 है, ये गुलाम वंश के टाइम पीरियड में है। इल्तुतमिश की बात करेंगे तो 1211 से 36 से फिर रजिया बनेगी। तुगलक की बात करें तो 125 से 51 होगा, ओके। MBT। तो 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। लोकोपकार, उदयादित अलंकार, मल्लीनाथ पुराण, त्रिशस्ति लक्ष्य महापुराण, मदन विजय, यानी कि ये जो रचनाएं ये कब हुई थी और इसके आचार्य कौन थे? तो यहाँ पे अगर लोकोपकार की बात करेंगे तो ये हम देखेंगे 12वीं से 13वीं सदी में हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये किसके द्वारा की गई है? तो मेरुतुंग, ठीक है। इसके जो आचार्य थे कौन थे? मेरुतुंग थे, ठीक है। अगर उदयादित्य की बात करेंगे, उदयादित्य अलंकार की, तो ये 14वीं से 15वीं सदी की बात है और इसके आचार्य थे उदयादित्य, ठीक है। उन्हीं के नाम पे उदयादित्य इसके आचार्य थे। मल्लीनाथ पुराण की बात करें तो इसकी हम बात करेंगे 14वीं सदी में देखेंगे, और इसके थे धनेश्वर सूरी, कौन थे इसके आचार्य? धनेश्वर सूरी। इन सबको आपको याद करना पड़ेगा, पहली बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है त्रिशस्ति लक्ष्य महापुराण, इसके बारे में काफी डीप से पूछा हुआ है, और ये आपका 12वीं सदी का है, और इसके आचार्य है हेमंद्राचार्य, ठीक है, हेमचंद्र आचार्य, ठीक है। ये बार बार पूछा हुआ है। त्रिशस्ति लक्ष्य महापुराण किसकी रचना है? मदन विजय की बात करेंगे तो ये आपका 17वीं सदी होगा, और इसके रचनाकार कौन है? मदन कवि, मदन कवि। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 2nd। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, कुछ 20-25 क्वेश्चन देखते हैं उसको। इनमें से कौन महापाषाण भूनिवेशनों के रूप और शैली को नहीं दर्शाता है? जो महापाषाण काल था, मेगालिथिक पीरियड है, उसको नहीं दिखाता है। तो यहाँ पे महापाषाण तुम्ब है, यज्ञ की वेदी नहीं होगा, गर्द तुम्ब भी है, प्राकार छिद्र भी, ये सारे हैं, लेकिन यज्ञ की वेदी मेगालिथिक को शो नहीं करते, ना उसकी शैली को ना उसके रूप को, ओके।
दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के विशेषाधिकार में मतलब कि उसके विशेषाधिकार में कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो अपने नाम से सिक्के वो चला सकते थे, खुतबा पढ़वा सकते थे, हाथी पे सवार हो सकते थे, लेकिन मस्जिद निर्माण जो है कि उनके विशेषाधिकार में सम्मिलित नहीं था। ठीक है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर बिल्कुल सही होगा। बाबा फरीद पाक पाटन बिल्कुल सही है। काकी गुजरात गलत होगा। काकी तो दिल्ली से संबंधित है, बख्तियार काकी, और ये इल्तुतमिश के समकालीन थे। इल्तुतमिश के समकालीन थे, और ये जो मुइनुद्दीन चिश्ती है इन्हीं के क्या थे? शिष्य थे। क्या थे? शिष्य थे, चिश्ती के शिष्य थे। सलीम चिश्ती आगरा बिल्कुल सही है। ओके, चलिए उसके बाद है 118 नंबर क्वेश्चन, संगठन है और वर्ष है। पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना 1916 दिया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा पत्र प्रथम सत्र 1919। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना 1909। सत्याग्रह सभा की स्थापना 1915। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा हुआ है, ये कभी कभी एक फैक्चुअल के रूप में पूछ देता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना की बात करेंगे तो वो आपका हुआ था 1909 में हुआ था। ठीक है, पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना 1909 में। अखिल भारतीय मतलब जो हुआ था हिंदू महासभा की प्रथम सत्र की करेंगे तो 1915 में हुआ था। ठीक है, अहमदाबाद में देखेंगे साबरमती की आश्रम की स्थापना करेंगे तो 1916 में हुआ था। और सत्याग्रह सभा की स्थापना करेंगे 1919 में। रॉलेट एक्ट के विरोध में किया था किसने? महात्मा गांधी ने। रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने, के गांधी, ये भी इसका भी देखेंगे, इसका ये भी गांधी है। ठीक है, पंजाब हिंदू महासभा के पूछता है तो ये कौन है? लाल और लालचंद और यूएन मुखर्जी। ठीक है, यूएन मुखर्जी से संबंधित है। ठीक है, जैसा ये आंसर सेकंड होगा। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण दिल्ली सल्तनत काल में नहीं हुआ था? किसका निर्माण दिल्ली सल्तनत काल में नहीं हुआ था? 119 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जमात खाना मस्जिद का निर्माण तो हुआ था दिल्ली सल्तनत काल में, आप सभी को पता है। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया था? तो जमात खाना का हम लोग देखेंगे खिज्र खान ने किया था। किसने? खिज्र, ये अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था खिज्र खान ने इसका निर्माण किया था। ठीक है, और ये सूफी संत के दरगाह के पास है। 1315 से 25 के काल में इसने किया था इसका निर्माण। ठीक है, दौलताबाद का किला की बात करेंगे तो दौलताबाद का किला आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, सॉरी बिल्लम पंचम ने बनवाया था दौलताबाद के किला को, और बाद में ये राजधानी के रूप में भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका निर्माण भी देखेंगे सल्तनत काल में नहीं है। ये यादव वंश के शासक किसने बनवाया? बिल्लम पंचम ने। ठीक है, बिल्लम पंचम ने। ठीक है, कुतुल इस्लाम ये दिल्ली सल्तनत में ये भी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, ए और बी। ठीक है, उसके बाद कुतुल इस्लाम मस्जिद ये ऐबक ने कराया है। ठीक है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद ये देखेंगे, ये कराया है औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम या फिर रबिया उद्दौलानी के लिए कराया था। ये भी आपको पता है 1660 में कराया था, इसके पुत्र के देख रेख में, आराम आजम शाह के देख रेख में ये बनी थी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सफदरजंग मकबरा दिल्ली थी, ये कौन बनाया था? सुजाउद्दौला बनवाया था। ठीक है, सुजाउद्दौला ने इसको, नवाब जो था वो बनवाया था इसको सफदरजंग के स्मृति में। ठीक है, 1754 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो है कि सॉरी ये तो 1187 में बना था तो ये तो होगा ही। ठीक है, ये भी दिल्ली सल्तनत काल में हुआ, ये तो दिल्ली सल्तनत काल के हैं। सॉरी, ये दिल्ली सल्तनत काल के हैं। चलिए, ये भी दिल्ली सल्तनत काल का, ये भी दिल्ली सल्तनत, ये भी दिल्ली सल्तनत, ये दोनों नहीं है। ठीक है, तो डी और ई आंसर है। हम्म, अपराजित परीक्षा में उल्लेखित निम्नलिखित अधिकारियों को उनके द्वारा नियंत्रित गांवों के सदस्यों की संख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अपराजित परीक्षा क्या है? अपराजित परीक्षा एक संस्कृत ग्रंथ है। क्या है? संस्कृत ग्रंथ है, और इसकी रचना किसने किया है? भुवन देव ने किया है। भुवन देव किसके शासन वेट भुवन देव ने किया है गुजरात के शासक कुमारकाल के संरक्षण में। गुजरात के कुमारपाल के संरक्षण में इसकी रचना की। इन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को एक क्रम बनाया था, और उनका जो सही क्रम है वो है आपका CABD। ठीक है, यहाँ पे चतुर्माशिका होगा, फिर लघु सामंत होगा, फिर सामंत होगा, फिर महासामंत होगा, फिर महामंडलेश्वर होगा। ओके, तो इसका ये सही क्रम। चलिए
निम्नलिखित में कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले दो स्नातकों में से एक थे? तो वो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने 1858 में स्नातक किया था कलकत्ता में। इन्हीं के साथ किया था जदुनाथ बोस ने भी। ठीक है, जदुनाथ बोस ने भी किया था इन्हीं के साथ। वही कादम्बिनी गांगुली जो है कि दूसरी स्नातक है, मतलब पहली महिला स्नातक है, पहली महिला स्नातक है। याद रखिएगा 1882 में इन्होंने किया, पहला महिला स्नातक है। ठीक है, और इसी से याद करता है 1882 में इनका आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ प्रकाशित हुआ था। आनंद मठ प्रकाशित हुआ था 1882 में। ठीक है, और इन्हीं के साथ हुई थी एक 1882 में चंद्रमुखी बोस। चंद्रमुखी बोस दोनों महिलाएं हुई थी 1882 में स्नातक। ओके, चलिए ये हमें मिला। और बहुत इजी क्वेश्चन है। विचारक और इतिहास लेखन की संकल्पना एंटोनियो ग्राम्सी, डेरिडा, मार्क ब्लॉक, उसके बाद है कार्ल मार्क्स। तो ग्राम्सी की बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी होगा, डेरिडा की बात करें तो डिस्ट्रक्शन एंड डिफेंस होगा, मार्क ब्लॉक एनॉल्स स्कूल से थे, हिस्टोरियन क्राफ्ट इनकी रचना है, कार्ल मार्क्स डायलेक्ट मेटरलिज्म। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4। उसके बाद हम बात करें बागोर, बैराट, अहर, अहाड़ या फिर अहर, कालीबंगा। तो बागोर की बात करेंगे तो ये मध्य पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, बैराट की बात करेंगे तो बैराट आपका परिपक्व हड़प्पी स्थल है। अहाड़ की बात करें तो ताम्पारिक स्थल है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये होगा, वेट वेट थोड़ा सा मिसमैच हो गया। हाँ, चलिए बागोर की, एक मिनट फिर से बागोर की बात करेंगे तो आपको पता होगा कि मेसोलिथिक साइट है। आदमगढ़ और बागोर आपको पता होगा राजस्थान से संबंधित है, और ये एक मेसोलिथिक साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वही बैराट की बात करेंगे तो ये एक बौद्ध अवशेष वाला क्षेत्र है। ठीक है, अराड़ की बात करेंगे तो ये ताम पाषाणिक क्षेत्र है, और कालीबंगा की बात करेंगे तो एक हड़प्पी स्थल है, और यहाँ पे देखेंगे जुते हुए खेच और काली चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। ओके, चलिए विच इज द फॉलोइंग इज एन अर्ली न्योलिथिक साइट? कौन सी एक अर्ली न्योलिथिक साइट है, सबसे प्राचीन प्रारंभिक न्योलिथिक नवपाषाणीन स्थल है? तो ये कौन है? मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान में है। ठीक है, बलूचिस्तान में है। कहाँ पे है? बोलन नदी के किनारे है। बहुत सारे साक्ष्य यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं, बहुत बार बताएं आपको, किसी के भी प्राचीनतम साक्ष्य में यहाँ से देखने को मिले हैं। वायसराय की कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को प्रथम बार विधि सदस्य बनाया जाने हेतु निम्न से किस अधिनियम को माध्यम बनाया गया था? अभी इससे पहले ये क्वेश्चन था सेम टू सेम, तो आपको बताए थे हम। तो कौन था? मार्लियामेंटो रिफॉर्म के द्वारा बनाया गया था। किसको? एसपी सिन्हा को, यानी कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। ओके, कार्ल प्रॉपर ने निम्नलिखित में से किन पुस्तकों की रचना की है? कार्ल प्रॉपर एक हिस्टोरियन है। उन्होंने कौन कौन सी बुक्स की रचना की है? तो उन्होंने किया है दी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, उसके बाद इन्होंने किया है दी पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म। ठीक है, ये सारी रचनाएं कार्ल प्रॉपर की है। रोमन एम्पायर आपको पता होगा किसकी है? गिब्बन की है। एडवर्ड गिब्बन की रचना है, बहुत ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और ये मिस्टिज्म एंड लॉजिक किसकी है? तो बर्टार्ड रसेल की है। ये भी फेमस बुक है, बार बार पूछता है। ठीक है, 127 नंबर क्वेश्चन, अकाल, भारत में अकाल के संबंध में सही कथनों का चयन करना है। ठीक है, कौन कौन से सही कथन है भारत में अकाल से संबंधित? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 1860-61 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें दिल्ली और आगरा बुरी तरह प्रभावित हुआ। बिल्कुल सही है। 1800 66-67 में उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा और मुख्य प्रभावित क्षेत्रों को सी ऑफ कैलेमिटी के रूप में वर्णित किया गया। बिल्कुल सही है। 1868-69 में राजपूताना में भी भयंकर अकाल पड़ा, जिससे मारवाड़, बीकानेर, अजमेर की क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए। ये भी बिल्कुल सही है। 66-67 में मद्रास प्रेसिडेंसी में अकाल पड़ा, ये भी सही है। 68-69 में पंजाब, मुंबई, सेंट्रल प्रोविंस क्षेत्र में अकाल पड़ी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1860 से 69 तक निरंतर हमें अकाल देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे सेकंड बिल्कुल सही है ऑप्शन। उसके बाद है पुस्तक और उनसे रिलेटेड जो है कि मैचिंग देखना कि कौन सही है। ठीक है, हरबंस मुखिया हिस्टोरियंस एंड हिस्टोग्राफी ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, रिचर्ड एटन तथा पीवी वैगनूर, पावर मेमोरी आर्किटेक्चर कॉन्स्टेंट साइट्स ऑन इंडिया डेकान प्लेटो, फ्रांसीसी बर्नियर अकबर एंड द जेसुइट। बर्नियर की ये बुक नहीं है, बर्नियर की बुक तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर है ना, ट्रेवल्स ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर। ठीक है, ये तो आपका पियरे ड्यूजरिक की बुक है। किसकी है? पियरे की बुक है। ठीक है, पियरे ड्यूजरिक। ओके,
तो यहाँ पे ए बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है, ये भी गलत है, अब्दुल हमीद लाहौरी की बुक नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ओके, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेकेंड। अगला है, अरेंज द फॉलोइंग ट्रेंड्स इन राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट दे एमर्ज्ड। तो यहाँ पे है, पहला आपका है मार्क्सिस्ट फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री कब शुरू हुई, नेशनलिस्ट, फिर सबाल्टर्न, फिर ओरिएंटलिस्ट, उसके बाद ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट। ठीक है, तो अगर हम मार्क्सिस्ट की बात करें तो मार्क्सिस्ट हम देखेंगे यहाँ पे 20वीं सदी से हमें देखने को मिलते हैं, 20वीं सदी के मध्य हमें ये देखने को मिलते हैं मार्क्सिस्ट। और इसमें हम अगर मुख्य इतिहासकारों की बात करेंगे तो डीडी कौशाम्बी हो जाएंगे, कौशाम्बी। ठीक है, डीडी कौशाम्बी इसके जन्मदाता माने जाते हैं भारत में मार्क्सिस्ट के लिए। थापर हो जाएंगे, रोमिला थापर, बिपिन चंद्रा हो जाएंगे, बिपिन चंद्रा हो जाएंगे, इरफान हबीब हो जाएंगे, ये सारे क्या है, मार्क्सिस्ट हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेशनलिस्ट की बात करेंगे तो नेशनलिस्ट हम देखने को मिलेंगे, नेशनलिस्ट तो ये 19वीं से 20वीं सदी में हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, 19वीं से 20वीं सदी के मध्य हम देखने को मिलेंगे। इसमें आरसी मजुमदार हो जाएंगे, ताराचंद हो जाएंगे, ताराचंद विशेष है। ठीक है, पनिकर हो जाएंगे, के एम पनिकर। ठीक है, हम शॉर्ट नाम लिख रहे हैं। सावरकर हो जाएंगे, ये सारे आपके नेशनलिस्ट हैं। सबाल्टन बात करें तो ये तो अभी हाल ही में आया हुआ है, ये हमें 1980 से अभी तक देखने को मिलेगा। इसमें रणजीत गुहा है, ठीक है, पार्थ चटर्जी हैं, अगर सबाल्टन की बात करें, पार्थ चटर्जी, शाहिद अमीन है, शाहिद अमीन, ये सारे जगह गायत्री स्पीक हो जाएंगी, ये सारे आपके सबाल्टन हैं। ठीक है, यहाँ पे ओरिएंटलिस्ट की बात करें तो ओरिएंटलिस्ट आप देखेंगे 18वीं से 19वीं में देखेंगे, 18वीं से 19वीं के मध्य आप देखेंगे इनको। और इसमें आपके हो जाएंगे विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स के अलावा आप देखेंगे मैक्स मूलर, जेम्स प्रिंसअप, ये सारे क्या हैं आपके ओरिएंटलिस्ट है। ओके, इंपीरियलिस्ट में बात करें तो इंपीरियलिस्ट 19वीं से 20वीं देखने को मिलेंगे आपके, और इसमें स्मिथ हो जाएंगे। ठीक है, विंसेंट आर्थर स्मिथ हो जाएंगे, उसके बाद जेम्स मिल हो जाएंगे, ये लोग मुख्य है इसमें। ठीक है, जेम्स मिल। तो इसका जो सही क्रम होगा वो होगा आपका थर्ड। ओके, which term is not associated with the मनसबदारी सिस्टम ऑफ द मुगल। जो मनसबदारी सिस्टम था वो कौन इसमें से कौन इसमें से रिलेटेड नहीं है, जब्त है, उसके बाद एक अस्पा, दो अस्पा, न्यूमेरिकल रैंक्स, खुद कास्ट। तो यहाँ पे खुद कास्ट नहीं होगा, खुद कास्ट तो वो होते थे ना जो जिनका जमीन पे जो कि स्वामित्व होता था, उनकी खुद की जमीन होती थी, वो दूसरों से मजदूरों से उस पर खेती कराते थे, जिसमें जमींदार हो गए, तो ये खुद काती मनसबदारी से रिलेटेड नहीं है। मनसबदारी में जब्त था, एक अस्पा, दो अस्पा प्रणाली था, न्यूमेरिकल्स रैंक थे, यानी कि एक तरह से श्रेणी जात और सवार पद इसमें रिलेटेड थे। ओके, इसके बाद में भारत में रेलवे के बारे में सही कथनों का चयन करना है। ठीक है, 131 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखेंगे भारत में रेलवे का अग्रणी रॉलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफेंसन था, जिसने इंग्लैंड में कंपनी बनाई थी, तो बिल्कुल सही है। 1841 में अंग्रेजी सिविल अभियंता जोसेफ लॉक ने कलकत्ता से दिल्ली तक रेलवे की संभावनाओं पर चर्चा की थी, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है स्टीफेंसन ने कलकत्ता से मिर्जापुर, बनारस, इलाहाबाद तथा उससे आगे रेलवे लाइन की बात सोची थी, ये भी सही है। 1853 में आप सभी को पता है कि मुंबई से थाने तक चली थी पहली रेलवे लाइन थी, ये भी सही है। डलहौजी ने 20 अप्रैल 1853 को अपना विस्तृत रेलवे सारांश जारी किया था, जिसमें रेलवे के सैन्य और वाणिज्यिक लाभों का वर्णन किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे होगा 4 आंसर। फिर से मैचिंग है, काफी सारे मैचिंग के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। पर्सी ब्राउन, इरफाम हबीब, के आई लियोनार्ड और के आर कानून। एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, द ग्रेट फॉर्म थ्योरी ऑफ मुगल एम्पायर, इंडियन आर्किटेक्चर, इस्लामिक पीरियड, हिस्ट्री ऑफ द जाट्स, ये मोस्ट 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 रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए, बहुत ज्यादा बार ये बुक पूछे हुए हैं, सबसे ज्यादा कोई बुक पूछी हुई है तो यही पूछी हुई है, याद रखिएगा। पर्सी ब्राउन की बात करेंगे तो पर्सी ब्राउन की बुक है आपकी इंडियन आर्किटेक्चर, इस्लामिक पीरियड है। उसके बाद आर्किटेक्चर पे इन्होंने बहुत सारा कोट भी किया है, बहुत सारे बुक भी लिखे हैं। इरफाम हबीब का फेमस बुक है अग्रेरियन सिस्टम। और लेनार्ड की बात करेंगे तो हम थ्योरी इन्होंने दिया है, आप सभी को पता है। और के आर कानून ने लिखा है हिस्ट्री ऑफ जाट्स। ओके, चलिए 133 नंबर क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी। अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो ये बाजार सुविधा, मोहम्मद बिन तुगलक देखेंगे दौलताबाद राजधानी लेके जाएगा, इल्तुतमिश चलगानी जो 40 तुर्कों का गठन किया था अमीरों का वो होगा, और इब्राहिम लोदी देखेंगे 1526 का पानीपत का युद्ध होगा इसी के समय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4। ओके, चलिए
ये भी क्वेश्चन जो है कि ड्रॉप कर दिया गया है। 104 नहीं, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है। हाँ, वर्ष 1857 के पूर्व ब्रिटिश काल के दौरान विद्रोह पर विचार करें और उन्हें प्राचीनतम से प्रारंभिक क्रम में सजाएं। जो भी विद्रोह हुए हैं, इस तरह से कह लें किसान विद्रोह, संथाल विद्रोह, या फिर जो भी लोगों द्वारा जनजातियों द्वारा विद्रोह हुए हैं, उनको क्रम से लगाना है। तो बंगाल के बिहार के संथालों का विद्रोह की अगर बात करेंगे हम, तो वो 1855 से 56 का होगा, और इसे 1857 की पूर्व की क्रांति भी कहते हैं। सन्यासी विद्रोह की बात करेंगे हम, तो 1770 से 1820 में हमें देखने को मिलेगा। कोल्हापुर विद्रोह की बात करेंगे तो ये हमें 1236 ईस्वी में देखने को मिलेगा, सॉरी 1236, 1844 में होगा, ठीक है, 1844 में देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 होगा, और यहाँ पे विशाखापट्टनम में जो विद्रोह हुआ था वो 1837 से लगभग 56 तक चला था, ठीक। तो इसका जो सही क्रम होगा वो क्या होगा, थर्ड होगा। ओके, चलिए। तत्वार्थ रजवार्तिका के लेखक कौन थे, ये पूछा है, तो कौन है, विद्यानंद अकलनका, ठीक है। विद्यानंद जो है कि इसके रचनाकार है, और ये जैन ग्रंथ है, एक जैन ग्रंथ है, और ये टीका ग्रंथ है, ये टीका ग्रंथ है, टीका की गई है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर पोस्ट मॉडर्निस्ट हिस्टोग्राफी, ठीक है। जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हिस्टोग्राफी उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है, ये पूछा हुआ है। तो सोर्सेज विच रिफ्लेक्ट द पास्ट आर ऑलवेज रिटन फ्रॉम समबडी एल्स पॉइंट्स ऑफ व्यू, बिल्कुल सही है कि दूसरे के जो है कि जो पॉइंट होता है, जो विचारधारा, उसके द्वारा हम अपने पास्ट को देखते हैं, ठीक है, जो जिस विचारधारा से वो लिखता है। कॉजन्स एंड क्रोनोलॉजी आर इसेंशियल फॉर हिस्ट्री राइटिंग, बिल्कुल गलत है, ये जरूरी नहीं है एकदम, ठीक है। किसी कागज और क्रोनोलॉजी से नहीं लिखे जाते हैं, जिस विचारधारा से लिखे जाते हैं वही इतिहास हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है द आइडिया ऑफ सिक्वेंशियल टाइम में बी अबॉन्डेड इन राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, बिल्कुल सही है। हिस्टोरिकल सोर्सेज डू नॉट हैव फिक्स्ड एंड अनअल्टरेबल मीनिंग, बिल्कुल ये भी सही है। बाबर ने निम्नलिखित में से किन कारणों से इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में पराजित किया था, आप सभी को पता है। तो इसमें जो कारण होंगे वो है, पहला तो वह युद्ध में कभी पराजित नहीं हुआ था, बिल्कुल सही है। किन कारणों से युद्ध में पराजित किया था, ये गलत है, ये तो नहीं था। उसने भारत में युद्ध के दौरान बारूद का प्रयोग किया था, बिल्कुल सही है। उसकी सेना बहुत बड़ी थी, तो ये कोई रीजन नहीं है कि उसकी सेना बहुत बड़ी थी इसलिए वो जीत गया, ऐसा नहीं है। उसकी सेना बहुत अच्छा, उसको प्रशिक्षण प्राप्त था। लोदी की सेना बड़ी थी लेकिन प्रवीण नहीं थी, ये तो बिल्कुल सही है। और बाबर को दौलत खां लोदी का समर्थन प्राप्त था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर BDE होगा। ब्रिटिश काल के दौरान भू राजस्व बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चुनाव करिए। वेट, हाँ, मोहम्मद रजा खां कंपनी के नायब दीवान की तरह काम कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे सही कथन को हमें देखना है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है फार्मिंग सिस्टम प्रणाली के रूप में एक नई प्रणाली 1765 में आरंभ की गई थी, तो गलत है। फार्मिंग सिस्टम प्रणाली कहलाई, या फिर इसे क्या कहते हैं, इजारदारी सिस्टम, ठीक है, इजारदारी भी कहते हैं इसको। और ये वॉरेन हेस्टिंग्स लाए थे, वॉरेन हेस्टिंग्स लाएगा, कब लाएगा, 1772 में लाएगा, ये 65 में नहीं है। अस्थायी बंदोबस्त में भूमि के साहित्य के अधिकार जमींदारों के नीति में होते थे, बिल्कुल सही, जो 1793 में लाया गया था। चार्ल्स मेटकाफ द्वारा 1792 में बड़ा महल में रेतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की, तो मेटकाफ नहीं था, ये कौन था, रीड और मुनरो थे। कौन थे, रीड और मुनरो ने मद्रास और बंबई में जो है कि ये लागू किया था 1792 में, ठीक है। उसके बाद आपका है RM बर्ड ने संपूर्ण महल या राजकोषीय यूनिट के राजस्व का आकलन करने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण उपलब्ध कराया, तो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा ACE। अजंता अजंता कला चित्र में बुद्ध की माता को किस रूप में चित्रित किया गया, तो किस रूप में, एथिनियाई मेट्रॉन, ठीक है, एथिनियाई मेट्रॉन के रूप में बुद्ध की माता को चित्रित किया गया है। ओके, चलिए। यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित महाजनपदों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है। आप सभी को पता है महाजनपद, जो 16 महाजनपद थे, जिनका वर्णन हमें जैन ग्रंथों में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो गांधार, मत्स्य, काम्बोज, अश्मक, अवंती, इनको जो है कि उत्तर से दक्षिण में करना है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपका कम्बोज होगा, फिर गांधार आएगा, ये दोनों पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र में है, तो आगे कम्बोज है, फिर गांधार है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आएगा आपका मत्स्य आएगा, ठीक है, बैराट विराटनगर मत्स्य। उसके बाद आपका आएगा अवंती आएगा चौथा, और फिर अस्मक आएगा, ठीक है। ये होगा आपके उत्तर से दक्षिण का क्रम, तो ये हो जाएगा 4।
चलिए लास्ट के हमारे 10 क्वेश्चन है और ये आपका देखेंगे कंप्रीहेंशन से है। तो यहाँ पे इस कंप्रीहेंशन को पढ़ेंगे। इसमें है कि हड़प्पा की संगठित छावनी सुमेर के पुरोहितों द्वारा नियंत्रित उद्योगों को संकेत देती है। यह मोहनजोदड़ो के लिए पुरोहित ये आपका यह मोहनजोदड़ो के लिए पुरोहित राजा का प्रस्ताव करने के लिए भी उचित हो सकता है, लेकिन ये बिंदु वास्तविक या काल्पनिक जो कि तो स्थानीय अदली बदली की अपेक्षा सामाजिक स्थिति के अंतर्निहित संबंध के लिए अधिक उत्तरदायी हो सकते हैं। वे आम सामान्यकरण हैं जो कि समान ऐतिहासिक और भूगोलीय वातावरण में निषेचित आकस्मिक बीजों के उत्पाद है। दूसरी ओर ये विशेषताएं अत्यधिक प्रचुर और महत्वपूर्ण स्थानीय परिवर्तन को दर्शाती हैं। ऐसी मूर्तिकला जो सिंधु सभ्यता ने प्रस्तुत की उसका सुमेर की मूर्तिकला के साथ वास्तव में घनिष्ठ संबंध नहीं है। कोई भी मोहनजोदड़ो की पत्थर की नक्काशी को टेल अस्मार या मारी की मूर्ति समझने की गलती नहीं करेगा। सिंधु सभ्यता के पक्की मिट्टी के बर्तन मेसोपोटामिया के मिट्टी के बर्तनों से बिल्कुल अलग है। हड़प्पा की मोहरों की संपूर्ण उत्कीर्णन की कला के इतिहास में कोई प्रतिरूप नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर कहीं ना कहीं इसी में है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की किस खोज की तुलना मेसोपोटामिया की टेल अस्मार की खोज से की जा सकती है। तो यहाँ पे हम लोग एक किस टर्म को देखेंगे तो यहाँ पे टेल अस्मार किया गया है। तो किससे की जा सकती है, तो किससे की जाती है, आपका बर्तन की गुंडियों के चारों तरफ अलंकरण वाले बर्तन से। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, किस विद्वान ने सबसे पहले सुझाव दिया कि हड़प्पा सभ्यता में नीलों किस पुरोहित राजा शासन करते थे। तो किसने कहा था, स्टुअर्ट पिगट। किसने कहा था, स्टुअर्ट पिगट ने कहा था, जिन्होंने कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या है, जुड़वा राजधानी है। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में किस स्थल में टेराकोटा मॉडल मिला है, तो कौन है, बनावली। ठीक है, हरियाणा बनावली का। यहाँ पे बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये पीजी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद है आपका which can be inferred in the context of Mesopotamia links to the Harappan civilization in the light of more recent discoveries। ठीक है, कौन सा है जो कि इन्फर्ट करता है कि ये जो है कि मोर रिसेंट डिस्कवर्स कहता है कि इन दोनों सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है। कौन का है, तो वो है आपका हो जाएगा द हड़प्पन सिविलाइजेशन कैन नॉट बी व्यू इंटायरली थ्रू मेसोपोटामिया लेंस, यानी कि हड़प्पा को पूरी तरह से मेसोपोटामिया की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है। चलिए अगला है, इसको देखेंगे। किस इतिहासकार ने तर्क दिया है कि मेसोपोटामिया के साथ लाजवंत मणि के व्यापार में गिरावट हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक कारण था। तो किसने कहा है, तो वो कहा है सिरीन रत्नागर ने। ठीक है, सिरीन रत्नागर ने ये कहा है। यहाँ पे भी इसको हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे फायान के विवरण या वृत्तांत में यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ये चीज देखेंगे, आयुष मंत्रालय में समाहित नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग चीज देखेंगे कि आयुष मंत्रालय, यहाँ पे ये टर्म हम लोग ढूंढेंगे और तुरंत हम लोग आंसर देख लेंगे। ठीक है, इसको आपको अलग से देखना होगा। तो आयुष मंत्रालय अगर देखेंगे तो आयुर्वेद है, एलोपैथी है, सिद्ध होम्योपैथी। आयुर्वेद है आयुष मंत्रालय में, सिद्ध है, होम्योपैथी है, लेकिन एलोपैथी नहीं है। ठीक है, आयुष मंत्रालय में ये चीजें नहीं है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि दिए गए पाठ्यांश में फायान ने जिस नगर के बारे में बताया उसकी पहचान कीजिए। तो वो कौन सा नगर था जिसके बारे में फायान ने बताया है, तो वो कौन सा नगर था, पाटलिपुत्र था। ठीक है, पाटलिपुत्र वो नगर था। उसके बाद भारतीय इतिहास में सिविल अस्पताल के आदर्श स्वरूप का प्राचीनतम संदर्भ हमें किसमें मिलता है, जो हमें एक आदर्श अस्पताल का जो है तो वो किसमें, चरक संहिता में मिलता है। ठीक है, उसके बाद है चरक और सुश्रुत के साथ आयुर्वेद के बृहत्त्रयी यानी कि बड़े तीन में किसको माना जाता है, किसको माना जाता है, तो वो है वाग्भट। कौन है, वाग्भट को माना जाता है। लास्ट क्वेश्चन आज का, सम्राट अशोक के किस शिलालेख में चिकित्सीय उपचार, लाभकीय औषधि, जड़ी बूटी और फलों के रोपण का राजा द्वारा प्रदत्त कराने का संदर्भ मिलता है। तो किसमें हमें मिलता है, यहाँ पे देखिए अगर अशोक के राजादेश भी है तो किसमें मिलता है, तो वो मिलता है प्रमुख शिलालेख 2 में। ठीक है, अशोक के शिलालेख 2 में हमें मिलता है अस्पताल के बारे में, उपचार के बारे में जानकारी। तो इस तरह से हमने कुल आपके 100 क्वेश्चन देखे हैं हिस्ट्री के, 51 से लेके 150 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन को आज हमने देखा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले ऐसी और भी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।